और वो रुक जाती है। दोनों पर्दों से बाहर झांकते हैं और घना कोहरा देखते हैं, सोचते हैं कि क्या हो रहा है। विनफोर्ड पुकारता है कि वो अवेरियन अकेडमी के नाइट्स हैं और उन्हें तुरंत बताने का आदेश देता है कि वो कौन है। कोहरे से एक लड़की निकलती है जो बुरी हालत में लगती है और वो मदद के लिए पुकारती है। अपना परिचय एन वुडवर्क के रूप में देती है, जो ट्रेसलेस गिल्ड की एक एडवेंचरर है। जबकि बर्नार्डो उससे मामला पूछता है, लड़की उसकी बाहों में गिर जाती है। उनके आश्चर्य के लिए वो नाइट को बताती है कि उसकी टीम पर शैडो बीस्ट्स ने हमला किया था। ये सुनकर बर्नार्डो हैरान हो जाता है और सोचता है कि शैडो बीस्ट्स यहाँ क्यों आएंगे, जबकि उन्हें रास्ते में एक भी मैजिक बीस्ट नहीं मिला। जबकि डेल्बर्ट ओवर कॉन्फिडेंट होते हुए सोचता है कि शायद इसलिए क्योंकि वो जानते हैं कि वो कितने मजबूत हैं। विनफर्ड लड़की को बताता है कि वो रेनी जा रहे हैं, तो अगर वो रास्ते में है तो वो उसे ले जा सकते हैं। जैसे ही एन नाइट को शुक्रिया कहती है और उसके साथ सहमत होती है, गैरी सोचता है कि वो नाइट एकेडमी के बजाय रेनी क्यों जा रहे हैं। वहां खड़ा डेल्बर्ट उसे सुनता है और ब्लॉन्ड बालों वाले लड़के को जवाब देता है कि बेवकूफ मत बनो, क्योंकि बच्चों को फ्रंट लाइन पर भेजने का कोई फायदा नहीं है। इस बीच दोनों हैरान हो जाते हैं कि उसने फ्रंट लाइन से क्या मतलब निकाला। नाइट डेल्बर्ट समझाता है कि अवेरियन नाइट एकेडमी बॉर्डर पर स्थित है, इसलिए उस पर कभी भी हमला हो सकता है। तभी विनफोर्ड बीच में बोलता है कि उन्हें रेनी में 1 दशक तक ट्रेन करना होगा, जब तक कि वो लड़ाई के बेसिक्स न समझ लें, इससे पहले कि वो अवेरियन नाइट एकेडमी में अपनी पढ़ाई जारी रखें। दशक शब्द सुनकर राइस स्पीचलेस रह जाता है और सोचता है कि एक ड्रैगन के लिए ये बहुत छोटा समय है, लेकिन एक इंसान के लिए नहीं, और सोचता है कि क्या पॉप्स इतना लंबा इंतजार कर सकते हैं। दूसरी तरफ गैरी इस बात से चिंतित लगता है कि हंट्रेस ही अकेली जिंदा बची है और रे के पापा पर भी शैडो बीस्ट्स ने हमला किया था। वो सोचता है कि नाइट्स भी ये सुनकर चौंक गए थे कि ये शैडो बीस्ट्स ने किया था, और सोचता है कि अगर उनका सामना उनसे हुआ तो वो क्या करेंगे। तभी उन्हें क्रैक की आवाज आती है, जिसे अपना बंदा अलर्ट हो जाता है। जबकि विनफर्ड सबको तैयार रहने की घोषणा करता है, क्योंकि कुछ बड़ा उनकी तरफ आ रहा है। पता चलता है कि वो ड्रॉप बेयर किंग है, जो एक शैडो बीस्ट भी बन गया था। जैसे ही तीनों नाइट्स लड़ाई के लिए तैयार होते हैं, ड्रॉप बेयर शैडो बीस्ट झाड़ियों के पीछे से उनकी तरफ बढ़ता है। जबकि शैडो बीस्ट नाइट बर्नार्डो पर हमला करने वाला था, जो समय पर हमले से बच नहीं पाता, राय सही समय पर आता है और बीस्ट को मारकर नाइट को बचा लेता है। बर्नार्डो फिर बच्चों को अपनी रक्षा करने का निर्देश देता है, जबकि विनफर्ड सोचता है कि ड्रॉप बेयर किंग हिल क्यों नहीं रहा है, और परेशान है क्योंकि वो सोचता है कि वो किसी चीज का इंतजार कर रहा है। इस बीच गैरी शैडो बीस्ट से लड़ने में स्ट्रगल कर रहा है और उनमें से एक से उसे खरोंच लग जाती है, और तभी ड्रैगन बॉय उसे बचाता है, बीस्ट की पीठ पर अपनी तलवार मारकर, और ब्लॉन्ड हेयर लड़के को सावधान रहने की चेतावनी देता है, क्योंकि ये ड्रॉप बेयर्स डिमोनिक बीस्ट से बहुत ज्यादा मजबूत हैं। जैसे ही ड्रॉप बेयर किंग दहाड़ता है, आवाज गूंजती है और प्रभाव इतना शक्तिशाली होता है कि नाइट दूर उड़ जाता है, जबकि दूसरे अपनी जगह पर खड़े रहने में स्ट्रगल करते हैं। ये दृश्य देखकर गैरी सोचता है कि वो चीज क्या है, लेकिन राय को अंदाजा है कि वो मॉन्स्टर वहां उनके लड़ने के लिए बहुत ज्यादा मजबूत है। नाइट अनुमान लगाता है कि ड्रॉप बेयर किंग एक जगह खड़ा है और उन पर हमला नहीं कर रहा है। अचानक वो विशाल शैडो मॉन्स्टर विनफर्ड की तरफ इशारा करता है और बोलना शुरू करता है। कहता है कि वो कभी शैडोज को नहीं हरा पाएंगे और शैडोज पूरे कॉन्टिनेंट पर कब्जा कर लेंगे। जबकि दूसरे नाइट्स जो मॉन्स्टर से लड़ रहे थे, बोलने वाले बीस्ट से चौंक जाते हैं। शैडो मॉन्स्टर दावा करता है कि वो हारने के लिए ही बना है और उसके आसपास वाले मरने के लिए ही बने हैं। ये सुनकर राय हैरान रह जाता है और नाइट्स बिल्कुल हक्का बक्का रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि मॉन्स्टर उन्हें क्या चेतावनी देने की कोशिश कर रहा था, मानते हुए कि वो उन्हें धमकी दे रहा है। इस बीच विशाल शैडो मॉन्स्टर गरजता है और हवा में उछलता है, भाग जाता है, ये निष्कर्ष निकलते हुए कि मॉन्स्टर चला गया है। विनफर्ड कहता है कि उन्हें शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि शैडो बीस्ट ने लड़ने का फैसला नहीं किया, वरना वो इस जगह से सही सलामत नहीं निकल पाते। जैसे ही राय का ड्रैगन सिस्टम दिखता है, जब वो एक क्रिस्टल हासिल करता है, अपना बंदा शैडो बीस्ट के ख्याल में खो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो उससे बात कर रहा था। इसके बाद विनफर्ड राय और गैरी की तारीफ करता है कि उन्होंने सिचुएशन को कैसे हैंडल किया, और उम्मीद करता है कि वो अच्छे नाइट्स बनेंगे। उसी वक्त राय नाइट से पूछता है कि क्या बीस्ट्स आमतौर पर ऐसे बात करते हैं, जिसके जवाब में विनफर्ड कहता है कि शैडो बीस्ट्स अब तक बॉर्डर पर कभी नहीं दिखे हैं, और ये पहली बार है जब उसने एक बोलने वाले मॉन्स्टर का सामना किया है। लाल बालों वाले लड़के के ठंडे एक्सप्रेशन को देखते हुए नाइट सोचता है कि राय इतना शांत लग रहा है, जैसे उसकी उम्र का कोई ऐसे रिएक्ट नहीं करता। जब वो बात कर रहे होते हैं, हम डेल्बर्ट को लाल बालों वाले लड़के को गुस्से से घूरते हुए देखते हैं, क्योंकि वो उससे नफरत करता है। बाद में जब वो घोड़ों पर रेनी टाउन पहुंचते हैं, उनका स्वागत गार्ड्स की एक टुकड़ी करती है।
जैसा कि वहां आम से ज्यादा गार्ड्स तैनात थे, विनफर्ड चिंतित हो जाता है और एक गार्ड से पूछता है कि ज्यादा गार्ड्स क्यों तैनात हैं, जबकि हंट्रेस नाइट्स को उसे पूरे रास्ते एस्कॉर्ट करने के लिए शुक्रिया कहती है। गार्ड विनफर्ड को बताता है कि अल्योर किंगडम ने एक एम्बर अलर्ट जारी किया है। हर शहर और कस्बा भारी निगरानी में है। ये सुनकर नाइट सोचता है कि मामला गंभीर हो गया है, क्योंकि किंगडम ने एक एम्बर अलर्ट जारी किया है और ये कॉन्टिनेंट संकट के कगार पर है। फिर वो रे की तरफ देखता है और सोचता है कि क्या वो भविष्यवाणी का बच्चा होगा जो हम सबको बचाएगा। इस बीच अपना बंदा जो गैरी के साथ लगता है, अपने पापा के बारे में सोचता है और विश्वास करता है कि वो जरूर एक नाइट बनेगा। वो कहता है कि सब कुछ अभी शुरू हुआ है और पॉप्स को उसके नाइट बनने तक इंतजार करना होगा। फिर हम 10 साल बाद रेनी टाउन में पहुंचते हैं। जैसे कि एकेडमी में क्लास चल रही थी, प्रोफेसर स्टूडेंट से पूछता है कि जब ज्यादातर नाइट्स जादू का इस्तेमाल करना नहीं जानते, तो दूसरी क्षमता पर कमांड को क्या कहते हैं। गैरी, जो कि क्लास में भी था, अपना हाथ उठाता है और जवाब देता है कि नाइट्स ची का इस्तेमाल करते हैं। इसे प्रैक्टिस करने के बाद वो अपने शरीर और सेंसेस को बढ़ा पाएंगे। वो आगे कहता है कि ची के कुछ प्रैक्टिशनर्स कम समय के लिए इंसानी शरीर की सीमाओं को भी तोड़ सकते हैं। जबकि टीचर उसके जवाब के लिए उसकी तारीफ करती है और कहती है कि वो अच्छी तरह से तैयार लगता है। वो एक और सवाल पूछती है कि ची को 15 साल की उम्र के बाद ही क्यों प्रैक्टिस किया जा सकता है, रे की तरफ इशारा करते हुए। लेकिन जब गैरी उसकी जगह पर झांकता है, तो रे की सीट खाली दिखती है। जबकि अपना बंदा कहीं बाहर क्लास बंक कर रहा था, गैरी घबराकर अपनी टीचर को बताता है कि वो रेस्ट रूम गया है। आगे बढ़ते हुए टीचर फिर एक लड़की सिल्विया से पूछती है, जो सिल्वर बालों वाली एक खूबसूरत लड़की लगती है, और वो जवाब देती है, कहती है कि ची प्रैक्टिस करने से शरीर पर अत्यधिक दबाव पड़ सकता है। इंसान के इंटरनल ऑर्गन्स 15 साल की उम्र के बाद पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं। इसलिए इस उम्र के बाद इसे प्रैक्टिस करने से शरीर को होने वाले किसी भी नुकसान को कम किया जा सकता है। जैसे ही टीचर स्टूडेंट्स को याद दिलाती है कि उन्होंने जो कुछ भी सीखा है उसे अपने दिमाग में रखें, सिल्विया रे की खाली सीट को घूरती है। सीन फिर एक काले डेमोनिक वुल्फ पर जाता है, जिसे राय ने बहुत पहले पालतू बनाया था। जबकि डेमोनिक वुल्फ एक और जादुई बोअर बीस्ट से लड़ता है और उसे काट देता है, राय को इनाम के रूप में एक बीस्ट क्रिस्टल मिलता है। अपना बंदा बिगिनर ग्रेड के क्रिस्टल बीस्ट की शक्ति को अब्सॉर्ब करता है और काले वुल्फ को उसके अच्छे काम के लिए थपथपाता है। ये सोचते हुए कि उसने दिन के लिए काफी बीस्ट्स का शिकार कर लिया है, राय वापस लौटने का फैसला करता है, इससे पहले कि कोई उस पर क्लास से बाहर रहने के लिए गुस्सा हो। जैसे ही वो लौटने वाला होता है, विनफर्ड घोड़े पर सवार पीछे से आता है और कहता है कि राय से मिलकर हैरानी है, क्योंकि वो सोच रहा था कि जब वो वापस आएगा तो किससे मिलेगा। उसके मारे हुए बीस्ट को देखकर नाइट उसकी तारीफ करता है और सोचता है कि वो इतनी भारी गार्ड को कैसे पार कर पाया। जैसे ही वो साथ चलते हैं, विनफर्ड उसे कहता है कि वो पिछली बार मिलने के बाद से काफी लंबा हो गया है, और राय उसकी तारीफ करता है, बड़बड़ाते हुए कि वो पिछले 10 सालों में बिल्कुल नहीं बदला है, और उसकी उम्र के बारे में क्यूरियस हो जाता है। उसे बताता है कि ये एक राज है। विनफर्ड बताता है कि उसने रे के इंस्ट्रक्टर से सुना है कि वो क्लासेस से भाग जाता है और जादुई बीस्ट्स का शिकार करता है। आगे कहता है कि शिकार के बाद उसे काफी कुछ मिला है। ये सुनकर रे बताता है कि ये सब एम्बर अलर्ट की वजह से है, जो हाल ही में हटा लिया गया था, इसलिए उसे भागने में ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। बिंदास होकर अपना बंदा नाइट को बताता है कि उसे उस क्लासरूम में बैठने से ज्यादा यहाँ घूमना पसंद है। राय को इतना लापरवाह देखकर विनफर्ड कहता है कि उसे खुश होना चाहिए कि वो और आगे नहीं गया, क्योंकि अगर बाहरी लाइन के गार्ड्स ने उसे भटकते हुए पकड़ लिया होता तो वो पीछे नहीं हटते। उसी वक्त नाइट को कुछ याद आता है और वो राय को बताता है कि वो उसके घर गया था। वो लड़के को उसके पापा की हालत के बारे में बताता है, दावा करते हुए कि जेक की हालत खराब नहीं हुई है, क्योंकि रे की माँ उनका अच्छे से ख्याल रख रही है। विनफर्ड उसके कंधे पर थपथपाता है और वो संदेश देता है जो उसकी माँ ने रे के लिए भेजा था, जो उसे बताना चाहती थी कि वो अपने पापा के बारे में ज्यादा चिंता न करे। उदास दिखते हुए अपना बंदा उसे शुक्रिया कहता है और सोचता है कि कैसे उसने पिछले दशक में अपनी ट्रेनिंग जारी रखी और मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन वो नई क्षमताएं अनलॉक करने में फेल रहा और पिछले सालों में कुछ भी नहीं बदला, ये निष्कर्ष निकालते हुए कि उसे कोई आइडिया नहीं है कि अपने पापा की हालत के बारे में क्या करना है। तभी विनफर्ड उसे हिम्मत देता है, उसके कंधे पर थपथपाते हुए, और उसे अपने पास कसकर पकड़ लेता है, जिससे अपना बंदा घबरा जाता है। शहर की तरफ चलते हुए नाइट रे को हिम्मत रखने को कहता है, क्योंकि वो कल एवन एकेडमी के लिए रवाना होने वाले हैं और वहां दूसरे बच्चों को देखने के लिए अपनी उत्सुकता व्यक्त करता है। बाद में रेनी टाउन के प्रवेश द्वार पर हम इंस्ट्रक्टर को गार्ड पर चिल्लाते हुए देखते हैं कि उसने उसके स्टूडेंट को बाहर जाने दिया। गार्ड समझाने की कोशिश करता है कि एम्बर अलर्ट हटने के बाद स्टूडेंट को जाने से रोकने का उसके पास कोई कारण नहीं था। आगे कहता है कि वो ज्यादा दूर नहीं जाएगा। इस बीच
विनफर्ड और रे हॉल में चलते हैं और वो एलन, इंस्ट्रक्टर को गार्ड को कॉलर से पकड़े हुए देखते हैं और साफ करते हैं कि लाल बालों वाला लड़का स्पेशल है, इसलिए उन्हें हर समय पता होना चाहिए कि वो कहाँ है। जैसे ही विनफर्ड उसका नाम पुकारता है, एलन, जो पहले से ही राय की अनुपस्थिति से परेशान लगता है, पीछे मुड़ता है और अपने स्पेशल स्टूडेंट को नाइट के साथ देखता है। उसकी हट्टी को टेस्ट करते हुए एलन का खून खौलने लगता है और वो अपने बंदे पर भड़क जाता है। वो गुस्से से फट पड़ता है और कहता है कि उसने राय को चेतावनी दी थी कि वो उसकी नज़र से दूर ना जाए, लेकिन फिर भी वो अकेडमी से बिना परमिशन के भाग गया। और इस महीने में कितनी बार ऐसा हुआ है, उसे बेवकूफ़ कहते हुए। जबकि अपना बेचारा डर जाता है, विनफर्ड पीछे से सर हिलाता है और सोचता है कि ये सही हुआ, क्योंकि ये उसने खुद बुलाया था। जैसे ही गुस्से वाला इंस्ट्रक्टर रे के सर पर मारता है, अपना बंदा बड़बड़ाता है कि अलर्ट हटे हुए 1 महीना हो गया है, इसलिए वो जो चाहे कर सकता है। आगे कहता है कि मिस्टर एलन बहुत ज्यादा ही नियम कानून वाले हैं। इस बीच राय विनफर्ड के पीछे छिप जाता है जब उसे एलन से अच्छी मार पड़ती है। अपना बंदा कहता है कि वो वैसे भी जल्द ही चला जाएगा और उसके बाद उसका इंस्ट्रक्टर आज़ाद हो जाएगा। गुस्से में एलन साफ करता है कि जब तक राय उसका स्टूडेंट है उसे क्लास स्किप करने की परमिशन नहीं है, जबकि विनफोर्ड उन्हें रोकने की कोशिश करता है जब वो झगड़ते रहते हैं। उसके बाद हमें रेनी टाउन स्क्वायर ले जाया जाता है, जहां हेड स्टूडेंट्स को एक साथ इकट्ठा होने का निर्देश देता है, क्योंकि वो एक इमरजेंसी मीटिंग बुला रहे लगते हैं। जैसे ही सब इकट्ठा होते हैं, राय सर पर एक गांठ के साथ वापस आता है और गैरी उससे पूछता है कि वो जल्दी कैसे आ गया, ये मानते हुए कि वो इस बार पकड़ा गया। जबकि अपना बंदा उसे कहता है कि वो बदकिस्मत था। सिल्विया चुपके से उसे देखती है और शर्माने लगती है। सभी स्टूडेंट्स को बुलाने के बाद लैंस नाम का स्क्वायर उन्हें बताता है कि वो उन सबको एवरियन नाइट अकेडमी ले जाएगा और पूरा सफर लगभग 7 दिन का होगा। एकदम सीरियस दिखते हुए लैंस स्टूडेंट्स को चेतावनी देता है कि अगर वो मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते हैं तो उन्हें उसके आदेशों को सुनना होगा। बाद में गार्ड विनफोर्ड से पूछता है कि क्या अकेडमी का रास्ता तय हो गया है। जैसे ही नाइट उसे बताता है कि वो दलदल से होकर गुजरेंगे, गार्ड घबरा जाता है और कहता है कि बच्चों के लिए उस कठिन रास्ते से गुजरना बहुत जल्दी है। ये सुनकर विनफर्ड सभी स्टूडेंट्स को देखता है और दावा करता है कि नाइट्स बनने के लिए उन्हें कुछ चुनौतियों का सामना करना ही होगा। आगे कहता है कि सिर्फ उनका ही टेस्ट नहीं हो रहा है। अगली सुबह सभी स्टूडेंट्स एवरी नाइट अकेडमी जाने के लिए तैयार होते हैं। जैसे ही वो रेनी टाउन के दरवाजों से गाड़ियों में रवाना होते हैं, जबकि राय खर्राटे ले रहा होता है, कायल नाम का एक गंजा लाल बालों वाला लड़का सोचता है कि उन्होंने टेलीपोर्टर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, क्योंकि वो इस्तेमाल करके तुरंत अकेडमी पहुंच सकते थे। और कोई दूसरा लड़का कहता है कि अगर वो वहां टेलीपोर्ट हो जाते तो वो हमें परेशानी से बचा लेते। ऐसी बकवास सुनकर डैन नाम का एक लड़का उसे जवाब देता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि एवरी अकेडमी के पास टेलीपोर्टर नहीं है, उसे बेवकूफ़ कहते हुए। जैसे ही कायल मानता है कि एवरी अकेडमी रोलैंड अकेडमी के ही लेवल पर है और पूछता है कि क्या वो उसे अफोर्ड नहीं कर सकते, कहीं से एक आवाज़ गूंजती है जो कहती है कि किसी ने क्लास में ध्यान नहीं दिया है, डैन और कायल का जिक्र करते हुए। पता चलता है कि ये स्मार्टास सिल्विया है, जो समझाती है कि एवियन अकेडमी बॉर्डर पर ही है, इसलिए ना सिर्फ उसे विदेशी आक्रमणकारियों का सामना करना पड़ता है बल्कि शैडो बीस्ट्स का भी। वो आगे कहती है कि अगर वो ऐसी जगह पर टेलीपोर्टर इंस्टॉल करते हैं तो इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि अगर अकेडमी की सुरक्षा टूट गई तो आक्रमणकारी कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकते हैं, क्योंकि टेलीपोर्टर उनके लिए खुला निमंत्रण होगा। जैसे ही स्टूडेंट्स ऐसी जानकारी सुनकर हैरान रह जाते हैं और सोचते हैं कि क्या ये क्लास में पढ़ाया गया था, सिल्विया राय को देखकर शर्माने लगती है, लेकिन वो घबराकर मुड़ जाती है जब गैरी उसे इस तरफ देखते हुए पकड़ लेता है, जबकि अपना बंदा उसके कंधे पर सो रहा था। बाद में वो स्वॉम्स के पास किले के खंडहर में पहुंचते हैं और स्टूडेंट्स को अपने कैंप लगाने का निर्देश दिया जाता है क्योंकि सुबह हो चुकी थी। अपने कैंप लगाते हुए गैरी राय को बताता है कि सिल्वर हेड लड़की उसे देख रही है। सोचते हुए कि देखने के लिए क्या है, गैरी उसे कहता है कि अगर उसे विश्वास नहीं है तो पीछे देखो। तभी दोनों मुड़ते हैं और चुपके से उसे देखते हैं। सिल्विया, जो अपनी क्रश को झांक रही थी, रंगे हाथों पकड़ी जाती है और घबरा जाती है जब वो अपने कैंप में गड़बड़ कर देती है। जैसे कि उसका दोस्त सही निकला, राय मानता है कि ये उसके लाल बालों के कारण है, लेकिन गैरी उसे याद दिलाता है कि यहाँ बहुत सारी लाल बालों वाले लोग हैं, जैसे कायल, इयन और जुड़वा स्लॉथ और बैजर। मानते हुए कि उसने सही कहा, गैरी एक शरारती चेहरा बनाता है और राय से पूछता है कि क्या वो उसे इग्नोर करेगा क्योंकि सिल्विया एक सुपर प्रिटी लड़की है, लेकिन अपने बंदे को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस बीच डैन चुपके से निकलता है और किले के खंडहर के पीछे आता है, अपने दोस्त मंक को बुलाते हुए। किले के खंडहर के पीछे चलते हुए दोनों एक तीखी गंध से परेशान हो जाते हैं, जो मरे हुए चूहों से भी बदतर महक रही थी, सोचते हुए कि ये कहाँ से आ रही है। भयानक दलदल को देखते हुए डैन कहता है कि इस चिपचिपी जगह का वो अंत भी नहीं देख सकता। जैसे ही डैन और मंक इलाके को देखते हैं, लैंस उनके पीछे चुपके से आता है और उन्हें बताता है कि ये एक दलदल है।
उनकी जान निकालते हुए लैंस उन्हें गुस्से से घूरता है। उन दोनों को चेतावनी देता है कि अगर वो नहीं चाहते कि उस दलदल में तेज कीड़े उनके पैर काट लें, तो बेहतर है कि वो अपने टेंट्स लगाएं और सो जाएं। रात हो जाती है और आग जल रही होती है। राय बिना गार्ड्स के नोटिस किए किले से चुपके से निकल जाता है और सोचता है कि उसने डिनर के समय कुछ जांच पड़ताल की थी, निष्कर्ष निकालते हुए कि वो गार्ड से निपटे बिना भाग सकता है। जैसे ही राय जाने वाला होता है, कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। पता चलता है कि ये सिल्विया है, जो उसे पूछती है कि वो रात के इस समय कहाँ जा रहा है। उसे सच बताते हुए अपना बंदा जवाब देता है कि वो जादुई बीस्ट्स का शिकार करने जा रहा है। चिंतित होकर सिल्विया कहती है कि क्या वो पागल हो गया है, और उसे याद दिलाती है कि अब ये रेनी के आसपास नहीं है। वो उसे चेतावनी देती रहती है कि वो एक इंटरमीडिएट रैंक बीस्ट से भी टकरा सकता है। आगे कहती है कि नाइट्स के पास उसे बचाने का समय भी नहीं होगा। उसका हाथ झटककर राय उसे कहता है कि वो ठीक रहेगा और वो इंटरमीडिएट रैंक बीस्ट से निपट सकता है, क्योंकि ये उसके लिए कोई समस्या नहीं है। उसे इस तरह बिहेव करते देखकर सिल्विया उदास हो जाती है और वो शिकार के लिए निकल जाता है। अगले दिन सूरज उगता है। नाइट सबको उठाते हैं जब वो पर्दा खींचकर उन्हें लेजी बोन्स कहते हैं, घोषणा करते हुए कि जो भी सबसे आखिर में उठेगा उसे सजा मिलेगी। गैरी उठता है और डर जाता है जब वो रे को अपनी लाल आंखें खुली करके लेटे हुए देखता है। उसे डराते हुए गैरी उससे पूछता है कि क्या वो पूरी रात नहीं सोया। अपना बंदा, जो पूरी रात के बाद अभी लेटा ही था, उसे आश्वासन देता है कि वो अच्छे से सोया, बड़बड़ाते हुए कि वो बेवकूफ़ नहीं है। गैरी समझ जाता है कि वो पूरी रात नहीं सोया और बाहर चला जाता है क्योंकि वो सबके सामने सज़ा नहीं चाहता। इस बीच राय अपने ड्रैगन सिस्टम को मुस्कुराते हुए देखता है और सोचता है कि अगर वो इस रेट पर शिकार करता रहा तो वो एवरी एंड नाइट एकेडमी पहुंचने तक बिगिनर बीस्ट क्रिस्टल्स की मैक्सिमम अमाउंट तक पहुंच सकता है, और उसके बाद वो इंटरमीडिएट वाले अब्जॉर्ब कर पाएगा। बाद में वो एकेडमी की तरफ अपनी यात्रा जारी रखते हैं और सभी गाड़ियां नाइट्स का पीछा करती हैं जो रास्ता दिखा रहे लगते हैं। जैसे ही वो एक डरावने जंगल से गुजरते हैं, विनफर्ड आगे कुछ महसूस करके रुक जाता है। खतरा महसूस करते हुए विनफर्ड लैंस को इलाका छोड़ने के लिए सर हिलाता है, क्योंकि अब स्टूडेंट्स खुद एक चुनौती का सामना करेंगे। अचानक जमीन से कुछ निकलने लगता है जिससे गाड़ियां असंतुलित हो जाती हैं। जबकि गैरी सोचता है कि बाहर बहुत शांति है और रे सो रहा है, घोड़ा चिल्लाता है जब उस पर किसी चीज से हमला होता है। पता चलता है कि तेज कीड़ों ने उनका रास्ता रोक लिया है जब वो गाड़ी में घुस जाते हैं। जबकि कीड़ों के अचानक हमले से कुछ लोग डर जाते हैं, गैरी और रे लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं जब वो अपनी तलवारें निकालते हैं और मॉन्स्टर्स को काटना शुरू कर देते हैं। जैसे ही कीड़ा एक लड़की पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, गैरी उसके सामने कूदता है और मॉन्स्टर को अपनी तलवार से चीर देता है। कीड़ों से इतना खून बहते देखकर कुछ लोग डर से कांपने लगते हैं, जबकि गैरी अनुमान लगाता है कि तेज कीड़े झुंड में आते हैं, इसलिए उनमें से और भी होंगे। वो दूसरों को निर्देश देता है कि वो अपनी सुरक्षा कम ना करे और गाड़ी से उतर जाए। जैसे ही दूसरे स्टूडेंट्स उसकी मदद करने के लिए आते हैं, गैरी उन्हें एक खुले इलाके में लड़ने का आदेश देता है और 3-3 की टीम बनाने को कहता है, पीठ से पीठ मिलाकर, ताकि डिफेंसेस में कोई छेद ना हो। इस बीच कायल, जो कीड़ों को मारने के लिए सुपरचार्ज लगता है, रे सोचता है कि वो थोड़ा ज्यादा ही उत्साहित हो रहे हैं और अपनी ड्रैगन आई एक्टिवेट करता है। उन सबको लड़ाई में खोया हुआ देखकर अपना बंदा सोचता है कि सभी तेज कीड़े बिगिनर रैंक के जादुई बीस्ट्स हैं, इसलिए उसे चिंता करने की कोई बात नहीं है। जैसे ही वो सोचता है, उसकी नज़र चट्टान के ऊपर पड़ती है, जहां वो उन 6 नाइट्स को देखता है जो पहले ग्रुप से अलग हो गए थे। अपना बंदा, जो गाड़ी में सोने जा रहा लगता है, डैन द्वारा देखा जाता है, जो उससे पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है और उसे फॉर्मेशन न तोड़ने को कहता है। एक बड़ी उबासी लेते हुए रे कहता है कि वो बिगिनर रैंक के मॉन्स्टर्स हैं, इसलिए उन्हें उसकी मदद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उसके जाने के बाद संख्या बिल्कुल सही हो जाएगी। जबकि नाइट्स चट्टान के ऊपर से स्टूडेंट्स को देख रहे थे, वो मानते हैं कि राय मॉन्स्टर्स से डर गया है और उसे सिर्फ एक रेड बेल्ट मिलेगा। दूसरा नाइट गैरी की तरफ इशारा करता है, जो काफ़ी अच्छा कर रहा लगता है, और समझाता है कि वो बिना हिचकिचाहट के हमला करता है और एक ही वार में मार देता है। आगे कहता है कि वो जानकर अपने शरीर को कंट्रोल करता है ताकि वो बिना कोई पल बर्बाद किए कम से कम हिले, ये उम्मीद करते हुए कि गैरी को एक वाइट बेल्ट मिलेगा। विनफर्ड सिल्विया की तरफ इशारा करता है और निष्कर्ष निकालता है कि वो सक्रिय रूप से हमला नहीं करती, लेकिन असाधारण रूप से ऑब्जर्वेंट है। जैसे ही दूसरा नाइट तारीफ करता है कि उसका स्टैंस परफेक्ट है, सिल्विया प्रभावशाली ढंग से एक तेज कीड़े से बचती है और उसे अपनी तलवार से काट देती है। उसके मूव्स को देखते हुए विनफर्ड कहता है कि वो स्थिर है और एक बार जब उसे एक मौका मिल जाता है तो दुश्मन के लिए खेल खत्म हो जाता है।
लैंस, जो सिल्विया के हमलों से प्रभावित लगता है, कहता है कि उसके कपड़े भी साफ हैं। तभी जमीन के नीचे से कुछ फटता है और पता चलता है कि एक विशाल तेज कीड़ा है जो जमीन से निकला है। सभी स्टूडेंट्स विशाल कीड़े से डर जाते हैं और मानते हैं कि वो मिलकर एक बड़ा बन गए हैं। डर से कांपते हुए कीड़ा एक बच्चे की तरफ झुकता है जो कमजोर पड़ जाता है और जमीन पर गिर जाता है। जैसे ही कीड़ा उस पर हमला करने वाला होता है, इयान, लाल बालों वाला लड़का, उसके सामने कूदता है और अपनी मजबूत मांसपेशियों से कीड़े के टेंटिकल्स को चीर देता है। इस बीच इयान गुस्से में मॉन्स्टर को चीर देता है जब वो चिल्लाता है कि किसी को भी उसके साथियों को चोट पहुंचाने की इजाजत नहीं है। जबकि जुड़वा स्लॉथ और बैजर उसके साथ जुड़ जाते हैं और विशाल कीड़ों को प्रोस की तरह काटते हैं। कायल, जो ये गिन रहा लगता है कि उसने कितने कीड़े मारे हैं, अपनी तलवार से मॉन्स्टर को छेद देता है, निष्कर्ष निकालते हुए कि उसने कुल 45 मारे हैं। नाइट्स उन्हें ऊपर से देखते हुए हैरान रह जाते हैं क्योंकि उन्हें उनकी मदद करने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। लाल बालों वाले बच्चे रे को छोड़कर मॉन्स्टर को मारने में काफी अच्छा काम करते लगते हैं और वो लगभग काम पूरा कर चुके होते हैं। लाल बालों वाले बच्चों के कीड़े मारने के बाद यान अपने टीममेट से पूछता है कि क्या वो ठीक है, और वो सब राहत की सांस लेते हैं कि मॉन्स्टर्स आखिरकार मर गए हैं। स्टूडेंट्स को ध्यान से देखते हुए विनफर्ड अनुमान लगाता है कि इयान न केवल शारीरिक रूप से मजबूत है बल्कि अपने साथियों की परवाह करना भी जानता है, और वो एक हीरा है। दूसरी तरफ है रे, जो गाड़ी पर सो रहा है और किसी की परवाह नहीं करता। उसके बाद वो सब गाड़ी के अंदर जाते हैं और गैरी रे से पूछता है कि वो लड़ाई में उनके साथ क्यों नहीं शामिल हुआ। वो उसे बताता है कि यहाँ खतरनाक है और अगर कुछ हो गया तो कोई उसे बचा नहीं पाता। अंगड़ाई लेते हुए अपना बंदा उसे कहता है कि वो बहुत नींद में था और नाइट्स वैसे भी उन पर नजर रखे हुए थे, जबकि गैरी मानता है कि वो अब एक अकेला भेड़िया है। विनफर्ड हक्का बक्का रह जाता है और सोचता है कि भविष्यवाणी का बच्चा कौन होगा। उसके बाद जैसे ही वो अकेडमी की तरफ अपनी यात्रा जारी रखते हैं, कायल मॉन्स्टर्स को मारने पर खुद पर गर्व करता है और डैन उसके अच्छे काम की तारीफ करता है, ये मानते हुए कि वो जल्द ही असली नाइट्स बन जाएंगे। डैन सपना देखता है कि अगर वो किस्मत वाले हुए तो उन्हें एक व्हाइट बेल्ट मिलेगा। चौंक कर गैरी, जो नहीं जानता कि व्हाइट बेल्ट क्या है, उससे उसके बारे में पूछता है। तभी डैन बताता है कि सभी नाइट्स अलग अलग रैंक के होते हैं और जो उनका पीछा कर रहे हैं वो व्हाइट टैसल प्रोटेक्टर्स हैं, जो हाई रैंक्ड नाइट्स हैं। वो आगे कहता है कि इन नाइट्स को एक समय पर व्हाइट बेल्ट्स मिले थे, जिसका मतलब है कि उनके स्किल्स को टेस्ट्स और ट्रायल्स के जरिए मान्यता दी गई है। डैन फिर रिवील करता है कि ग्रीन और ब्लैक बेल्ट्स हैं जो अलग अलग स्किल्स का प्रतीक हैं, लेकिन रेड बेल्ट सबसे कम रैंक वाले नाइट को दर्शाता है। ये नई जानकारी सुनकर अपना बंदा पूरी तरह से जाग जाता है जब डैन कहता है कि रेड बेल्ट उन्हें दिया जाता है जो टेस्ट्स में अच्छा नहीं करते। वो आगे समझाता है कि जिन नाइट्स को व्हाइट बेल्ट्स मिलते हैं उन्हें पर्सनल इंस्ट्रक्टर्स के साथ साथ दूसरे इनाम और संसाधन भी दिए जाएंगे। मीनवाइल रेड बेल्ट्स इतने किस्मत वाले नहीं होते क्योंकि उन्हें बेसिक ट्रेनिंग मिलेगी, लेकिन कोई उन पर ध्यान नहीं देगा। वो जो चाहें कर सकते हैं और क्योंकि अकेडमी ने उन पर उम्मीद छोड़ दी है तो वो कहीं भी भटक सकते हैं। लेकिन रे रेड बेल्ट के बारे में सुनकर खुश हो जाता है और सोचता है कि एक बार जब उसे एक मिल जाएगा तो वो जो चाहे कर सकता है। इसका मतलब है कि उसके पास जादुई बीस्ट को हंट करने के लिए दुनिया भर का समय होगा और वो तेजी से हायर रैंक्ड बीस्ट क्रिस्टल्स और एबिलिटीज हासिल करेगा। जोश से भरा वो अपनी मुट्ठी भींचता और विश्वास करता है कि उसे उस रेड बेल्ट को पाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करनी होगी। अगला सीन हमें एवेरियन नाइट एकेडमी ले जाता है, जहां स्टूडेंट्स आखिरकार एक लंबी यात्रा के बाद पहुंचते हैं। अकेडमी का नज़ारा स्टूडेंट्स को मोहित कर लेता है। गाड़ी से निकलते हुए गैरी सोचता है कि ये कूल है, जबकि अपना बंदा एक विशाल खूबसूरत जगह देखकर दंग रह जाता है। एवेरियन नाइट एकेडमी विशाल दरवाजों वाला एक बड़ा किला लगता है। स्टूडेंट्स हैरान रह जाते हैं क्योंकि जगह बिल्कुल वैसी ही निकली जैसी उन्होंने सोची थी। वो बड़बड़ाते हैं कि ये एकेडमी एक शहर है जिसमें सिर्फ नाइट्स रहते हैं। अकेडमी में लगे मैना क्रिस्टल से चकित होकर स्टूडेंट्स बताते हैं कि एवरी का एनर्जी सोर्स मैना क्रिस्टल से आता है और रोशनी के लिए एक भी टॉर्च का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये सोचते हुए कि अकेडमी बहुत लग्जूरियस है, गैरी कहता है कि ये उस गांव से दो दुनिया है जिसमें वो बड़ा हुआ था। मीनवाइल लैंस गैरी और कायल को अपने पीछे पीछे चलने का आदेश देता है अगर वो खोना नहीं चाहते। आगे कहता है कि उन्हें जगह घूमने का मौका मिलेगा। लैंस द स्क्वायर उन्हें अकेडमी दिखाता है जब वो आमरी से गुजरते हैं। लाइब्रेरी पहुंचकर लैंस उन्हें निर्देश देता है कि वो अपना मुंह बंद रखें और शांत रहें जब वो लाइब्रेरी में हों। जबकि कुछ लड़कियां सर लैंस को झांकती हैं और सोचती हैं कि वो कितने हैंडसम हैं, उन्हें देखकर भी विशाल लगती है। डैन उससे पूछता है कि क्या लाइब्रेरियंस भी नाइट्स है। नाइट कहता है कि एवरी नाइट एकेडमी के सभी ग्रेजुएट्स को शहर में 2 साल तक वॉलंटियर करना पड़ता है, फिर उन्हें या तो रहने या जाने की इजाज़त होती है। डॉम जाने से पहले लैंस उन्हें उनके टूर का आखिरी पॉइंट दिखाता है, जो कुछ हद तक एक कब्रिस्तान जैसा लगता है। तभी लैंस खुलासा करता है कि इस जगह पर उन नाइट्स के अवशेष हैं जिन्होंने अल्योर किंगडम के लिए लड़ा या मरे।
वो आगे कहता है कि वो यहाँ स्टूडेंट्स को याद दिलाने आया है कि युद्ध कभी खत्म नहीं हुआ है और उन्हें ये याद रखना होगा कि नाइट्स के रूप में उनका पहला कर्तव्य अपने घर की रक्षा करना है। जबकि स्टूडेंट्स नारा लगाते हैं कि वो अपने घर की रक्षा के लिए लड़ेंगे, राय गुस्से से कांपता है और सोचता है कि इन इंसानों की हिम्मत कैसे हुई ड्रैगन्स के शरीर को अपने कवच और हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल करने की। उसी वक्त सिविलिया अपना हाथ उठाती है और नाइट से मूर्तियों के बारे में पूछती है और वो किसके बाद बनाई गई थीं। लैंस जवाब देता है कि ये मूर्तियां एवरी नाइट एकेडमी के संस्थापकों के बाद बनाई गई थीं, जिन्हें लेजेंडरी ड्रैगन नाइट्स के नाम से जाना जाता है। जैसे ही स्टूडेंट्स ड्रैगन नाइट्स के बारे में बातें करने और सवाल पूछने लगते हैं, लैंस उन्हें बताता है कि जब वो एकेडमी का इतिहास पढ़ेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा। जबकि स्टूडेंट्स अपनी डॉर्म्स की तरफ वापस जाते हैं, राई अपना आपा खो देता है और गैरी उसे पुकारता है। अपनी ड्रैगन आई एक्टिवेट करके राई कब्रिस्तान के नीचे एक मकबरा देखता है और महसूस करता है कि मकबरे के नीचे कुछ जिंदा है। जैसे ही वो डॉर्म्स की तरफ चलते हैं, गैरी सोचता है कि वो किसके साथ रहेंगे और उम्मीद करता है कि वो आसान लोगों के साथ रहेंगे। इस बीच रे, जो उस मकबरे में जिंदा उस चीज के बारे में अपने ख्यालों में खोया हुआ लगता है, अनुमान लगाता है कि वो एक जादुई बीस्ट की एनर्जी नहीं थी, बल्कि कुछ बहुत अजीब था। लेकिन उसके चिंतन का पल गैरी द्वारा भंग हो जाता है, जो उससे पूछता है कि क्या उसने सुना भी कि उसने क्या कहा। रायो से जवाब देता है और कहता है कि वो रूममेट्स के बारे में बात कर रहा था और उसी वक्त वो अपने डॉर्म में पहुंचते हैं। पता चलता है कि वो सब एक ही डॉर्म में हैं और अब ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि उनके साथ और कौन ज्वाइन करेगा। उनके सरप्राइज के लिए सिल्विया उनके पास आती है और ऐसा लगता है कि वो भी लड़कों के साथ डॉर्म रूम शेयर करेगी। गैरी तो परेशान हो जाता है, लेकिन सिल्विया जब राय को देखती है तो घबरा जाती है और शर्म से लाल हो जाती है। जब लड़की इस सिचुएशन से अनकंफर्टेबल लगती है तो गैरी उसे समझाता है कि ये कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि उसने सुना है कि एकेडमी ने हमेशा सबको बराबर माना है, जेंडर की परवाह किए बिना। वो आगे कहता है कि उसे इसका अच्छा साइड देखना चाहिए, क्योंकि वो अच्छे लड़के हैं। लेकिन सिल्विया, जो बहुत ज्यादा नर्वस लग रही थी, गैरी को एक थप्पड़ मारती है जो जमीन पर गिर जाता है और वो गुस्से में चली जाती है। साफ साफ कहती है कि वो लड़कों के साथ एक ही कमरे में नहीं रहेगी। बेचारा गैरी, जिसे एक लड़की से मार पड़ी थी, जमीन पर पड़ा रहता है और दूसरे दो लोग पूरा मामला देखते हैं और कहते हैं कि ये तो कुछ खास ही था। रे उन्हें रियश्योर करता है कि ये कुछ नहीं, बस एक छोटी मैडम गुस्सा दिखा रही हैं। वो दूसरे दो लोग उनके डॉममेट्स मंक और इयान निकले और गैरी उनका स्वागत करता है, अपना और रे का इंट्रोडक्शन देता है। इयान के लाल बालों को देखकर अपना बंदा सोचता है कि उसके भी लाल बाल हैं, जबकि गैरी डॉममेट लिस्ट देखता है और नतीजा निकालता है कि दो और रूममेट्स उन्हें ज्वाइन करेंगे, डैन और मार्का वुडवर्क। इस बीच सिल्विया सीढ़ियों से नीचे उतरती हुई दिखती है और अपने लड़कों से भरे कमरे की तरफ बढ़ती है। वो लड़कों को एक डरावनी नज़र से देखती है और उन्हें कमरे में घुसने से मना करती है, क्योंकि वो कपड़े बदलने जा रही है। जब लड़कों को उनके डॉम से निकाल दिया जाता है तो गैरी कहता है कि उसे पता था कि वो उसे डॉम बदलने नहीं देंगे, और उसी पल डैन उनके पास आता है, लड़कों से पूछता है कि वो अभी तक बाहर क्यों खड़े हैं। गैरी बताता है कि वो उसका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उन्हें अंदर एक बड़ा कॉकरोच मिला था, और वो आगे कहता है कि वो किसी को ढूंढ रहे हैं जो उसे संभाल सके। ये सुनकर डैन पूरे जोश में आ जाता है और कहता है कि ये भविष्य के नाइट्स एक मामूली कॉकरोच से कैसे डर सकते हैं, और उन्हें दिखाता है कि ये कैसे किया जाता है। वो दरवाज़ा जोर से खोलता है, जबकि लड़के हैरान रह जाते हैं और अपनी हंसी रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने नए रूममेट पर एक गंदा प्रैंक किया था। अगला सीन हमें डिनर हॉल में ले जाता है, जहां सब लोग पेट भरकर खा रहे होते हैं। डैन, जिसे उसके रूममेट्स ने धोखा दिया था, उनसे पूछता है कि क्या उन्हें मजा आया, क्योंकि अब उसने उस लड़की को गुस्सा दिला दिया है और वो उसे नींद में मारने की भी कोशिश कर सकती है, उसे चलता फिरता बारूद का ढेर कहने हुए। जबकि डैन के चेहरे पर एक थप्पड़ का निशान छपा हुआ था। गैरी कहता है कि ये अच्छा होगा, क्योंकि बहुत से लोगों को तो उससे बात करने का मौका भी नहीं मिलता। जैसे ही डैन उस लड़की के बारे में कुछ बड़बड़ाता है, सिल्विया उनकी बातें सुन लेती है और उन पर गुस्सा हो जाती है, जो उन्होंने अभी अभी कहा था। जबकि डैन और गैरी घबरा जाते हैं और सफाई देते हैं कि उन्होंने उसके बारे में कुछ नहीं कहा। दूसरी तरफ अपना बंदा पूरा मजा ले रहा होता है जब वो तरह तरह के खाने से अपना पेट भरता है। सिल्विया उन्हें देखती है और बड़बड़ाती है कि वो अभी कैसे खा सकते हैं, जबकि वो जल्दी होने वाले टेस्ट को लेकर चिंतित है। जबकि अपना बंदा सिर्फ खाने पर ध्यान दे रहा होता है, तो गैरी मान लेता है कि वो नाइट बेल्ट्स के टेस्ट के बारे में बात कर रही है और उससे पूछता है कि इसका खाने से क्या लेना देना। जबकि वो सुअरों की तरह खा रहे होते हैं, राई कहता है कि ये सब मुफ्त का है, और सिल्विया उन दोनों से पूरी तरह तंग आ चुकी लगती है, कहती है कि उन्हें कोई नहीं बचा सकता। इस बीच सीनियर स्टूडेंट्स उन्हें देखते हैं और दावा करते हैं कि उन्हें गरीब देहाती अनपढ़ों से और कुछ उम्मीद नहीं करनी चाहिए थी, जो इस तरह अपना मुंह भर रहे हैं, और बड़बड़ाते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी कुछ अच्छा नहीं खाया, रे और गैरी का जिक्र करते हुए।
खाने से भरी चेहरों के साथ वो दोनों पीछे मुड़ते हैं और सीनियर्स को देखते हैं जो अभी भी उनका मजाक उड़ा रहे थे और उन पर हंस रहे थे। वो परेशान करने वाले सीनियर्स फिर इयान की सीट पर रुक जाते हैं और मस्कुलर लाल बालों वाले लड़के का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं कि वो कितना बड़ा है, और बड़बड़ाते हैं कि वो इतनी जगह लेता है कि बेचारी कुर्सी टूट जाएगी, उसे देहाती लड़का कहते हुए। इस बीच बेचारा इयान उदास लगता है जब वो अपने आंसू पीता है। वो सीनियर बदमाश करते हैं कि उन्हें रेमी से निकले इन लाल बालों वाले अजीब लोगों को देखकर उल्टी आ रही है। अपने बारे में ऐसी रंगीन टिप्पणियां सुनकर काइल खाना बंद कर देता है, जबकि स्लॉथ शांति से अपनी चाय पीता है और अपने जुड़वां बैजर का हाथ दबाता है, क्योंकि वो उस बदमाश का मुंह चीरने के लिए चाकू निकालने वाला था। जब वो लाल बाल के सांप के कंटेजियस होने के बारे में बकवास करते रहते हैं, उन्हें देहाती अनपढ़ कहते हैं और उन्हें अकेला छोड़ने को कहते हैं, क्योंकि वो उस तरह के गंदे लाल बाल नहीं चाहते। मंक, जो इस बकवास से तंग आ चुका लगता है, खड़ा हो जाता है और दो सीनियर बदमाशों को रुकने के लिए कहता है, क्योंकि वो हद से ज्यादा कर रहे हैं। जबकि एन अपने दोस्त को उससे बचाने से रोकता है, सीनियर्स मंक को इससे दूर रहने को कहते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या वो इस लाल बालों वाले अजीब के लिए लड़ेगा, नतीजा निकालते हुए कि उसे ज्यादा से ज्यादा एक रेड बेल्ट मिलेगा, तो इसलिए उसे अपने काम से मतलब रखना चाहिए, वरना वो उसे मारेंगे। ओवर द टॉप सीनियर्स इयान को एक लाल बालों वाला राक्षस कहते हुए उसकी तारीफ करते हैं कि वो अपनी जगह जानता है, और उसे निर्देश देते हैं कि जब वो भविष्य में उनसे मिले तो लंबा रास्ता लें। जैसे ही वो बदमाश अपने मुंह से ये शब्द निकालता है, कोई उस पर खाना फेंकता है। सीनियर गुस्सा हो जाता है और पूछता है कि जिसने भी ये किया है वो सामने आए, उसे बुलशिट कहते हुए। तभी अपना बंदा सीन में आता है और खुद को दिखाता है। वो सीनियर के चेहरे पर टेबल पर जोर से मारता है और उसका हाथ मोड़ देता है। उसे टेबल पर दबाए हुए रे सीनियर से पूछता है कि उसने किसे लंबा रास्ता लेने के बारे में धमकी दी, और बदमाश कहता है कि वो उसके बारे में बात कर रहा है, उस गंदे लाल बालों वाले राक्षस के बारे में। डिनर टेबल पर हुए इस हंगामे से नाइट्स का ध्यान खींच जाता है, क्योंकि बच्चे उन्हें उस लड़के के बारे में बताते हैं जो टेबल पर पागल हो गया है। इस बीच रे, जो गुस्से से आग बबूला हो रहा था, उस बकवास करने वाले की जमकर धुनाई करता है और इयान उसे रोकता है और आश्वासन देता है कि उन्होंने उसे चोट नहीं पहुंचाई है, उसे हंगामा न करने का आग्रह करते हुए, क्योंकि नाइट्स देख रहे हैं। गैरी उसे रोकने की कोशिश करता है और सिल्विया उसे जल्दी होने वाले टेस्ट्स के बारे में बताती है, तो इसलिए ये उसके पहले इंप्रेशन पर असर डालेगा। अपना बंदा सीनियर को नहीं छोड़ता और उसे जोर से पकड़े रहता है जब वो उसका हाथ मोड़ता है। स्टूडेंट सर नाइट को बुलाते हैं और लाल बालों वाले लड़के की शिकायत करते हैं, जो दूसरे स्टूडेंट के साथ हिंसा कर रहा है। उसी पल सर लांसिस कियोस में आते हैं और राय को लड़के को छोड़ने का आदेश देते हैं। जबकि सीनियर दर्द से चिल्ला रहा था और सर नाइट को उसे बचाने को पुकार रहा था, राय उसका हाथ और जोर से दबाता है। जब लैंस दोबारा रे टैलॉन को रुकने का आदेश देता है, अपना बंदा इयान से कहता है कि ये कुछ ऐसा है जो उसने बड़े होते हुए सीखा है, कि जब कोई उसका फायदा उठाना चाहता है या उसके साथ फकर की तरह बिहेव करता है, तो उन्हें उनके एक्शंस के परिणाम दिखाना जरूरी है। ऐसा लगता है कि रे ने उसका हाथ तोड़ दिया है और स्टूडेंट्स लाल बालों वाले के डरावने रूप को देखकर हैरान रह जाते हैं। आखिरकार लड़के को छोड़ते हुए अपना बंदा सीनियर की तरफ इशारा करता है और इयोन से कहता है कि लोग तभी सीखते हैं जब उन्हें सबक सिखाया जाता है। दूसरी तरफ लैंस, उनका सुपरवाइजर, गुस्से से देखता है और राय से पूछता है कि उसने उसके आदेशों को क्यों नहीं सुना। एक चालाक मुस्कान के साथ अपना बंदा उससे माफी मांगता है और जवाब देता है कि उसने सोचा था कि सब लोगों में से उसका टीचर समझेगा कि सिर्फ वही समस्याएं सुनना कैसा होता है जो वो सुनना चाहता है, बिल्कुल उसकी तरह। बिना हिचकिचाए राय गैरी का हाथ पकड़ता है और कहता है कि खाना जारी रखो, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी भूख उन कचरे के टुकड़ों से प्रभावित हो। इस बीच नाइट लैंस रे के इस दृढ़ कदम से गुस्सा है। फुसफुसाहट शुरू हो जाती है कि सीनियर्स ने पहले लड़ाई शुरू की थी, और आगे कहती है कि वो हमेशा लोगों को परेशान करते रहे हैं, इसलिए अब समय आ गया था कि उन्हें उनकी औकात दिखा दी जाए और उन लाल बालों वाले साथियों से उनकी धुनाई हो। उसके बाद 3 कमांडर्स एकेडमी में आते हैं और स्टूडेंट्स मान लेते हैं कि वो टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। विनफर्ड सबको शांत रहने का आदेश देता है जब वो उनकी एकेडमी के हेड 6 एल्डर्स का स्वागत करता है। एकेडमी के 6 हेड्स क्लोक पहने हुए और मास्क से अपने चेहरे छिपाए हुए हॉल में आते हैं। हेड्स को देखते हुए स्टूडेंट्स नर्वस होने लगते हैं और सोचते हैं कि क्या ये टेस्ट इतना बड़ा मामला है, क्योंकि उन्होंने पहले 6 एल्डर्स के टेस्ट देखने के बारे में सुना है। जब री 6 एल्डर्स को देखता है, जब उनके कदमों की आहट गूंजती है, वो सोचता है कि क्या ये 6 लोग बहुत ज्यादा मजबूत हैं, बिल्कुल उन इंसानों की तरह जिन्होंने उसे और उसकी ड्रैगन जाति को मारा था। जब वो इससे बाहर निकलता है, विनफर्ड समझाता रहता है कि ये 6 एल्डर्स गवाह के रूप में उनके नई नाइट्स टू बी का टेस्ट लेंगे, और टेस्ट के परिणामों के अनुसार उन्हें अलग अलग रंग के बेल्ट्स दिए जाएंगे जो उनकी क्षमताओं को दर्शाते हैं। वो आगे कहता है कि अगर स्टूडेंट्स अच्छा नहीं करते हैं तो उन्हें एक रेड बेल्ट मिलेगा, जिसका मतलब एक तरह से फेल होना है। लेकिन विनफर्ड एक सुखद मुस्कान के साथ स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित करता है और आग्रह करता है कि अगर उन्हें एक रेड बेल्ट भी मिलता है तो भी उनके पास वहां खड़े होने का मौका होगा जहां वो आज खड़ा है।
उनके जोश को बढ़ाते हुए विनफर्ड कहता है कि वहां खड़े हर एक ने 5 साल की उम्र में चुने जाने के दिन से अपनी प्रतिभा दिखाई है। वो उन्हें हार ना मानने के लिए प्रेरित करता है क्योंकि उनकी आगे की ट्रेनिंग उन्हें उन प्रतिभाओं को निखारने में मदद करेगी जो उनके पास है। अपना बंदा विनफर्ड को देखता और सोचता है कि वो हमेशा की तरह प्रोत्साहक और सकारात्मक है, और थोड़ा चिंतित हो जाता है जब वो सोचता है कि जब वो उसे रेड बेल्ट लेते हुए देखेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। बाद में विनफर्ड अपनी स्पीच खत्म करता है और बाकी काम लैंस पर छोड़ देता है, जबकि लैंस उसे आश्वासन देता है कि वो अपने कर्तव्यों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगा। वो रे की तरफ देखता है और उससे एक मौत की नज़र से घूरता है। अगले सीन में लैंस 5 अलग अलग स्टेजेस वाले ट्रायल्स का ऐलान करता है क्योंकि वो नाइट की ओवरऑल एबिलिटी के अलग अलग पहलुओं को टेस्ट करेंगे, जिसमें शामिल हैं स्टोन ऑफ पावर, ब्लीजिंग इन्फर्नो, अनडिटेक्टेड पैसेज, आयन प्रिसिजन और विल ऑफ ट्रूथ। पहले स्टेज यानी स्टोन ऑफ पावर में लैंस स्टूडेंट्स को समझाता है कि उन्हें बस बड़े से पत्थर को धक्का देना है, और जब वो गोल पोजीशन पर पहुंच जाएगा तो उनका ये स्टेज पूरा हो जाएगा। सबके पास 2 मौके हैं, और अगर वो अपनी पहली कोशिश में फेल हो जाते हैं तो वो अपनी दूसरी कोशिश में जादुई ग्लव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये उनकी ताकत बढ़ाएगा और इस स्टेज को पार करने में मदद करेगा। हालांकि इसका इस्तेमाल उनके इवैल्यूएशन पर भी असर डालेगा, इसलिए उन्हें ये ध्यान में रखना होगा। गैरी राय से फुसफुसाता है कि टेस्ट तो काफ़ी आसान लग रहा है, और लाल बालों वाला लड़का सोचता है कि ये तो उसके लिए बच्चों का खेल है। लेकिन अपना बंदा बड़बड़ाता है कि उसे लगता है कि कोई नहीं चाहता कि वो टेस्ट पास करे, जिससे गैरी सोच में पड़ जाता है कि उसका क्या मतलब है। उसी पल टेस्ट शुरू होने से ठीक पहले लैंस एक ऐलान करता है, कहता है कि इस टेस्ट का प्रॉक्टर होने के नाते वो रे टैलन की भागीदारी को रिजेक्ट करता है। इस बीच रे इससे बेअसर लगता है और कॉन्फिडेंस के साथ अपने हाथ सीने पर बांध लेता है। गैली और सिल्विया विरोध करते हैं कि ये गलत है और सोचते हैं कि रे को टेस्ट देने की इजाजत क्यों नहीं है। तभी लांस सबको बताता है कि ये सिर्फ सभी होने वाले नाइट्स को चेतावनी देने के लिए है कि उन्हें अपने से ऊपर वालों द्वारा दिए गए किसी भी आदेश का पालन करना होगा। वो आगे कहता है कि अगर किसी को उसके फैसले पर एतराज़ है तो वो इसकी रिपोर्ट अपने से ऊपर वालों को कर सकते हैं, और अगर वो उससे इसे वापस लेने के लिए कहेंगे तो वो बिना किसी एतराज़ के मान लेगा। उसके बाद वो पहले स्टूडेंट को टेस्ट के लिए बुलाता है, और गैरी रे से फुसफुसाता है कि वो लैंस की नज़रों में बुरा बन गया है, जबकि सिल्विया उसे सलाह देती है कि वो इसकी रिपोर्ट हायर अप्स को करे क्योंकि वो उसके साथ ऐसे बिहेव नहीं कर सकता। लेकिन अपना बंदा इसके बारे में लापरवाह लगता है और उन्हें बताता है कि इससे उसके लिए चीज़ें आसान हो गई हैं, इसलिए उन्हें आगे बढ़कर टेस्ट देना चाहिए क्योंकि वो अगले स्टेज में उन्हें ज्वाइन करेगा। इससे राय को विश्वास हो जाता है कि उसे रेड बेल्ट मिलना तो पक्का है। फिर हमें पता चलता है कि गैरी और सिल्विया दोनों ने टेस्ट पास कर लिया, जबकि इयोन पत्थर को अपने हाथों में उठा लेता है। हालांकि इंस्ट्रक्शंस उसे धक्का देने के थे और सब हैरान रह जाते हैं। जब गैरी पसीने से भीगा हुआ वापस आता है और खुश होता है कि सब अच्छा गया, राय उसे बधाई देता है और बताता है कि दूसरा स्टेज उसके लिए मुश्किल हो सकता है, इसलिए उसे तैयार रहना चाहिए। जबकि ब्लॉन्ड बालों वाला लड़का कंफ्यूज हो जाता है। अपना बंदा उसे दूसरे स्टेज का प्रॉक्टर दिखाता है जो रोलैंड एकेडमी से लगता है। दूसरे स्टेज के प्रॉक्टर को देखकर गैरी घबरा जाता है और चिंता करता है कि उनका टेस्ट कैसे होगा जब उन्होंने पहले कभी जादू नहीं सीखा। लेकिन रे उसे बताता है कि बैटलफील्ड इस बात की परवाह नहीं करता कि उन्होंने कुछ सीखा है या नहीं, और अंदाजा लगाता है कि उन्हें बस जादू का विरोध करने की कोशिश करनी होगी। वो आगे कहता है कि आमतौर पर जो लोग शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं उनकी जादू प्रतिरोधक शक्ति असल में खराब होती है। इससे वो अनुमान लगाता है कि वो इन 5 टेस्ट्स के जरिए उनकी कमजोरियों और ताकतों को टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो उनकी क्षमताओं को विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका ढूंढ सके। जबकि गैरी को सब समझ में आ जाता है, वो सोचता है कि क्या वो एक ऑलराउंडर जीनियस है, लेकिन रे उससे सहमत नहीं लगता। बाद में दूसरा स्टेज ब्लेजिंग इन्फर्नो शुरू होता है और प्रॉक्टर गैरी को उसके माथे पर कुछ जादू का इस्तेमाल करके टेस्ट करता है, और वो 57 सेकंड्स तक टिका रहता है। रे उसकी तारीफ करता है कि वो काफी देर तक टिका रहा, जबकि गैरी सोचता है कि उसने खराब प्रदर्शन किया। लेकिन डैन उसे हिम्मत देता है कि उस मेज के बनाए इल्यूजन में हर घंटे के लिए बाहरी दुनिया में सिर्फ 1 मिनट ही गुजरता है, इसलिए उसने अच्छा काम किया। अगली बारी सिल्विया की आती है, और जब मेज उससे टेस्ट करना शुरू करता है तो वो खुद को शांत करती है कि ये सब एक इल्यूजन है, इसलिए वो उसे डरा नहीं सकता। जब मेज आग का इल्यूजन बनाता है तो लड़की बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है क्योंकि 5 मिनट पहले ही बीत चुके हैं, जबकि दूसरे लोग उसके बारे में बातें करते हैं कि वो कितनी अच्छी है। जबकि सब सोचते हैं कि सिल्विया एक देवी है, प्रॉक्टर उसे बताता है कि उसने खुद को साबित कर दिया है। इसके बाद रे अगला आता है जब मेज उसका नाम बुलाता है और सिल्विया उसे गुड लक विश करती है। जबकि अपना बंदा सोचता है कि 20 सेकंड काफी होंगे या उसे तुरंत हार मान लेनी चाहिए। वो टेस्ट देने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही प्रॉक्टर इल्यूजन बनाता है, अचानक उसके सामने एक लाल ड्रैगन आ जाता है जो आग उगलता है। हक्का बक्का अपना बंदा सोचता है कि क्या हो रहा है, क्योंकि लाल ड्रैगन रे का पास्ट का रूप लगता है। और उसी पल प्रॉक्टर अचानक एक जोर से हवा में तैरने लगता है, जिससे सब हैरान रह जाते हैं।
आंखें फटी की फटी मेज पागलों की तरह दावा करता है कि लड़का लाल ड्रैगन द्वारा शापित है। और तभी भीड़ में लाल बालों वाले लड़के के बारे में बड़बड़ाहट शुरू हो जाती है कि वो एक बुरी खबर है और वो शापित है। इस दृश्य को देखकर विनफर्ड उस बूढ़े आदमी के पास दौड़ता है जो बेहोश लगता है, जबकि राय उसके पास खड़ा होता है और सोचता है कि क्या वो ठीक है। लेकिन नाइट उसे आश्वासन देता है, कहता है कि वो बस थक गया है और लड़के को आराम करने को कहता है। विनफर्ड सोचता है कि यह अजीब है कि बूढ़े मेज का माना पूरी तरह से खत्म हो गया है, क्योंकि वो इसे समझ नहीं पा रहा है। अगले सीन में ऐसा लगता है कि एल्डर्स उस अजीब घटना की जांच कर रहे हैं जो विनफर्ड के साथ हुई थी, जो वो उन्हें बताता है कि ये सिर्फ बहुत ज्यादा माना इस्तेमाल करने के कारण हुआ माना डिसऑर्डर है और मेज कुछ आराम के बाद ठीक हो जाएगा। ये सफाई एल्डर्स को संतुष्ट नहीं करती। इसलिए वो सवाल करते हैं कि प्रसिद्ध रोलैंड मैजिक एकेडमी का मेज एक डिग्री के टेस्ट के बाद अपने माना से कैसे खाली हो सकता है, जबकि दूसरे अनुमान लगाते हैं कि क्या ये इसलिए है क्योंकि मेज ने स्टूडेंट्स को टेस्ट करने में बहुत ज्यादा माना खर्च किया। विनफोर्ड उन्हें बताता है कि मेज अभी आराम कर रहा है और वो इस मामले की जांच जारी रखेगा। वो आगे सलाह देता है कि बाकी टेस्ट के लिए प्रॉक्टर की जगह कोई और मेज ले ले, और एल्डर उससे सहमत हो जाता है। हालांकि जैसे ही नाइट जाता है, एक मास्ड एल्डर एक आर्मर्ड गार्ड नाइट को बुलाता है और उससे कुछ फुसफुसाता है, और गार्ड उसे आश्वासन देता है कि वो उसे तुरंत करवा देगा। एल्डर फिर दूर से रे टैलन को देखता है जो अपने दोस्तों की तरफ चलता हुआ लगता है। उस घटना के बाद राई माना डिसऑर्डर के बारे में पूछता है और सिल्विया उसे समझाती है कि ये तब होता है जब एक मेज के पास कोई माना नहीं बचता, लेकिन वो जबरदस्ती एक जादू का स्पेल कास्ट करता है, तो इसका उल्टा असर मेज के शरीर पर पड़ता है। जबकि अपने बंदे को बात समझ में आ जाती है, गैरी को अपना दोस्त बदकिस्मत लगता है और कहता है कि जीनियसेस के लिए हमेशा मुश्किल होता है। जब वो दोनों मजाक कर रहे होते हैं तो सिल्वरहेड लड़की सिचुएशन के बारे में थोड़ी संदेहास्पद लगती है और सोचती है कि ये अजीब है कि रोलैंड मैजिक एकेडमी का एक मेज ऐसी बेसिक गलती करेगा, और उस शाप के बारे में सोचती रहती है जिसका उसने जिक्र किया था। तभी उन्हें एक गड़गड़ाहट की आवाज आती है और जमीन हिलने लगती है। ये मानकर कि ये एक भूकंप है, अचानक हर जगह पेड़ उगने लगते हैं, जिससे सबको लगता है कि ये जादू है। जबकि पूरा टेस्टिंग एरिया अब पेड़ों से भर गया है, गैरी को समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। जब सिल्विया बताती है कि कोई स्पेल कास्ट कर रहा है, तभी एक प्रॉक्टर खुद को दिखाता है और ऐलान करता है कि उनके टेस्ट का तीसरा स्टेज अब शुरू हो रहा है। जब सब इस सिचुएशन से हैरान रह जाते हैं तो प्रॉक्टर स्टूडेंट्स को उसके पीछे आने और उसके मूवमेंट्स को जितना हो सके उतना अच्छे से रेप्लिकेट करने का निर्देश देता है। तभी तीसरा स्टेज शुरू होता है। गैरी को विश्वास नहीं होता कि टेस्ट अभी शुरू हो रहा है। उसी पल प्रॉक्टर पहले से ही एक प्रभावशाली स्पीड से आगे बढ़ना शुरू कर देता है और स्टूडेंट्स उसका पीछा करते हैं। जबकि बेचारा डैन, जो अभी भी इससे इनकार कर रहा है, अपने क्लासमेट्स के इतना तेज होने के बारे में रोता है। गैरी अपने दोस्त को चैलेंज करता है कि वो आज उससे नहीं हारेगा, और सिल्विया उसके पीछे चलती है, उसे पीछे छोड़ते हुए, क्योंकि कोई उसका इंतजार नहीं करेगा। दूसरी तरफ इंस्ट्रक्टर सोचता है कि वो शायद उन बच्चों पर कुछ ज्यादा ही सख्ती कर रहा है और शायद उसे इंतजार करना चाहिए। लेकिन जब वो पीछे देखता है तो वो बच्चों को अपने पास पहुंचते देखकर हैरान रह जाता है। प्रॉक्टर प्रभावित लगता है, जबकि गैरी अपने क्लासमेट मंक को बताता है कि वो उसके पास पहुंचने वाले हैं क्योंकि वो शुरू से आगे था। प्रॉक्टर ने बच्चों को कम आंकने की गलती की थी और समझता है कि उन पर नरमाई बरतने की कोई जरूरत नहीं है। बच्चों को चैलेंज करता है कि अगर वो कर सकते हैं तो उसे पकड़ लें। इस बीच बच्चे प्रॉक्टर का पीछा करते हैं। रे मानता है कि वो इसमें अच्छा नहीं है क्योंकि पहले वो अपने चारों हाथों पैरों से चलता था। फिर वो उनकी दिशा में आते हुए तीरों को देखता है और सबको अलर्ट करता है। पता चलता है कि ये एक और प्रॉक्टर है जो उन पर तीर चला रहा है। लड़की प्रॉक्टर कहती है कि तीसरे स्टेज के प्रॉक्टर को इतना पीछे नहीं हटना चाहिए था क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चे हैं, लेकिन वो उसे आश्वासन देता है कि बच्चे काफी अच्छे हैं और वो देखेगी। लड़की प्रॉक्टर फिर बच्चों को उसके पीछे आने का आदेश देती है, वरना वो उसे खो देंगे, सबको एक धनुष पकड़ने की याद दिलाते हुए। जब वो सब धनुष के बारे में सोचते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि उन्हें चौथे स्टेज के लिए भी टेस्ट किया जा रहा है। जबकि गैरी सोचता है कि क्या वो उन्हें उनके धनुष से निशानेबाजी पर टेस्ट कर रहे हैं। वो उससे सहमत होती है और वो सब आगे बढ़ते हैं। चौथे स्टेज का प्रॉक्टर ऐलान करता है कि आगे जंगल में निशाने सेट किए गए हैं और वो उसके हस्तक्षेप के तहत 3 निशाने लगाने के बाद पास हो जाएंगे। तभी चौथा स्टेज आइज ऑफ प्रिसिजन शुरू होता है और अपना बंदा सोचता है कि उसे रेड बेल्ट मिलने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो आखिरी भी नहीं आना चाहता, इसलिए वो थोड़ा शो ऑफ करने का फैसला करता है जब वो अपनी ड्रैगन आई एक्टिवेट करता है। जैसे ही वो उसे एक्टिवेट करता है, एक पल में जादू वाला एक तीर गैरी की दिशा में बढ़ता है और रे तुरंत उसे महसूस करता है। अपने दोस्त को रास्ते से धक्का देकर रे को एहसास होता है कि वो समय पर हमले से बच नहीं सकता, लेकिन किस्मत से एक और तीर उस पर हमला करने वाले तीर से टकरा जाता है। अपना बंदा खतरा महसूस करता है और सोचता है कि ये तीर एक मामूली टेस्ट के लिए बहुत मजबूत है क्योंकि ये एक क्लोज शॉट था।
तभी उनके एक क्लासमेट मार्का उन्हें बचाती है और उनसे पूछती है कि क्या वो ठीक है। जबकि गैरी उसे धन्यवाद देता है और उसकी तारीफ करता है कि वो अच्छी है, मार्शा बड़बड़ाती है कि वो खुश है कि वो उनके पास थी, वरना उसे यकीन नहीं है कि वो ये कर पाती। उसके बाद राई और तीरों को आते हुए महसूस करता है और सबको सावधान रहने की चेतावनी देता है। वो सब हमले से बचते हैं। इस बीच अपना बंदा सिचुएशन को समझता है और महसूस करता है कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उन पर आने वाले तीर ची से लिपटे हुए थे और प्रॉक्टर द्वारा चलाए गए तीरों से बिल्कुल अलग थे। उसे एहसास होता है कि कोई उन्हें मारना चाहता है या शायद सिर्फ उसे मारना चाहता है। अचानक एक और तीर स्टूडेंट्स की दिशा में चलाया जाता है, लेकिन राय उसे देखता है और हमले को रोकने के लिए अपना तीर निशाना लगाता है। दूसरी तरफ चौथे स्टेज का प्रॉक्टर भी खतरा महसूस करता है, जबकि अपना बंदा जो तीर छोड़ने ही वाला था, उसका धनुष टुकड़ों में तोड़ देता है, जिससे उसके क्लासमेट्स दंग रह जाते हैं। ये महसूस करते हुए कि कुछ गड़बड़ है, प्रॉक्टर ढोंगी का पीछा करने की कोशिश करती है जब वो एक पूरा हमला करती है, लेकिन स्पीड और इस सच से हैरान रह जाती है कि ढोंगी बिना कोई निशान छोड़े उसके हमले से बचने में कामयाब रहा। वो सोचती है कि आखिर कौन उनके स्टूडेंट्स पर हमला करना चाहता है और तीर को पेड़ से बाहर फेंक देती है। प्रॉक्टर फिर स्टूडेंट्स को आश्वासन देती है कि उसका तीर गलती से भटक गया था और उन्हें टेस्ट जारी रखने का निर्देश देती है। राय को एहसास होता है कि प्रॉक्टर ने साफ तौर पर तीर नहीं चलाया था और वो बस उन्हें आश्वासन देने की कोशिश कर रही है। जबकि सभी स्टूडेंट्स अपना टेस्ट जारी रखते हैं, अपना बंदा अनुमान लगाता है कि क्या कोई खतरनाक आदमी यहाँ घुसने में कामयाब हो गया है। अपने टेस्ट पूरा करने पर वो मंक को तीसरे स्टेज के प्रॉक्टर के साथ उनका इंतजार करते हुए पाते हैं, जबकि गैरी और राय सिल्विया को उस घटना के बारे में बताते हैं जो हुई, जिससे वो हैरान हो जाती है कि ऐसा कुछ हुआ। सलाह देती है कि उन्हें इसकी रिपोर्ट नाइट्स को देनी चाहिए, लेकिन रे सोचता है कि उन्हें ना बताना ही बेहतर है और गैरी उससे सहमत होता है क्योंकि प्रॉक्टर ने अभी उन्हें सच नहीं बताया और जबकि वो उन्हें आश्वासन देने की कोशिश कर सकती हैं, वो कुछ छिपाने की भी कोशिश कर रही हो सकती हैं। गैरी आगे कहता है कि अगर कोई सच में उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो वो व्यक्ति कोई ऐसा होना चाहिए जो वेन्यू में प्रवेश कर सकता है, जिसका मतलब है कि जिस व्यक्ति ने उन पर हमला किया वो खुद एक प्रॉक्टर या एक नाइट हो सकता है। ये सुनकर सिल्विया इस मामले के बारे में काफी चिंतित लगती है और लड़कों से पूछती है कि वो अब क्या करने की प्लानिंग कर रहे हैं। रे उसे बताता है कि वो चीजों का इंतजार करेंगे। हालांकि वो बदमाश के बारे में जानने को उत्सुक हो जाता है जो उन्हें मारने की कोशिश कर रहा था। ऐसा लगता है कि घुसपैठिया अपना धनुष फेंकने के बाद भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक लड़की प्रॉक्टर द्वारा रंगे हाथों पकड़ा जाता है जो उसे वहीं रुकने का आदेश देती है। जब घुसपैठिया स्थिर खड़ा होता है तो प्रॉक्टर उस पर तीर निशाना लगाती है और उससे पूछती है कि उसने नए स्टूडेंट्स पर हमला क्यों किया। तीर से उस आदमी को धमकाते हुए वो साफ कर देती है कि वो हिले ना, क्योंकि वो उसे किसी भी पल मार सकती है। हालांकि घुसपैठिया अपने हाथ तलवार पर रखता है, लेकिन प्रॉक्टर उसे ना हिलने की धमकी देती है क्योंकि वो उसे मौके पर ही मार सकती है। आदमी उसे घूरता है और उसी पल वो एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर देते हैं। अगला सीन फिर हमें पांचवें और आखिरी स्टेज विल ऑफ ट्रूथ पर ले जाता है, स्टूडेंट्स की इच्छा शक्ति और उनकी ची मैनिपुलेशन को टेस्ट करने के लिए। तलवार पकड़े हुए डेलबर्ट सबको बताता है कि तलवार एक फायर बर्ड के अल्ट्रा बीस्ट क्रिस्टल से बनी है और जब वो उसे पकड़ते हैं तो आग निकलती है। वो आगे बताता है कि बच्चों ने शायद अभी तक ची का इस्तेमाल करना नहीं सीखा होगा, लेकिन वो अपने स्पिरिट को कॉन्सेंट्रेट करके अपनी इच्छा शक्ति से इसे कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। वो फिर स्टूडेंट्स को बुलाता है और पहला आयोन लाल बालों वाला मस्कुलर लड़का आता है। जब आयोन चिंतित दिखते हुए स्टेज पर आता है, वो तलवार पकड़ता है और तलवार से एक बड़ी आग निकलती है, जिससे उसका चेहरा काला पड़ जाता है। जब लैंस इस दृश्य से चौंक जाता है तो वो अगले स्टूडेंट को बुलाता है। सीन फिर एल्डर गिबी पर पलट जाता है, जो घुसपैठिए से बातचीत कर रहा लगता है। एल्डर निराश लगता है क्योंकि आदमी न सिर्फ फेल हुआ बल्कि एक प्रॉक्टर द्वारा पकड़ा भी गया। जबकि आदमी माफी मांगता है, गिबी कहता है कि उसने कभी इस समस्या को तुरंत हल करने की उम्मीद नहीं की थी। वो फिर अपना मास्क पहनता है, जिससे यूजर अपना रूप बदल सकता है और बड़बड़ाता है कि वो खुश है कि कम से कम इसने उनके अनुयायियों को एक संकेत भेज दिया है कि प्योर ब्लड गिल्ड कभी गायब नहीं हुआ है। दूसरी तरफ गैरी स्टेज पर जाता है और तलवार पकड़ते ही आग को बेहतरीन तरीके से कंट्रोल करता है। इस बीच अपना बंदा अगला जाता है। सिल्विया गैरी से पूछती है कि क्या राय सच में मजबूत है। ये सुनकर गैरी थोड़ी देर सोचता है और बताता है कि राय बेहद मजबूत है, लेकिन दूसरों को उस पर विश्वास नहीं होता क्योंकि उसके पहले 4 टेस्ट के रिजल्ट्स खराब थे।
तभी ब्लॉन्ड बालों वाला लड़का बताता है कि उसे याद है जब उसने आखिरी बार राय से लड़ा था तो वो आसानी से जीत गया था, लेकिन 10 साल पहले जब उस पर एक इंटरमीडिएट रैंक्ड डेमोनिक वुल्फ ने हमला किया था तो राय ने ही उसे बचाया था और उसे हराया था। जबकि दूसरे क्लासमेट्स इसे एक मजाक मानते हैं क्योंकि वो तब सिर्फ 5 साल के थे और अनुमान लगाते हैं कि वो एक इंटरमीडिएट बीस्ट के बजाय एक बड़ा भेड़िया होगा। सिल्विया सोचती है कि क्या राय सच में मजबूत है और वो अपनी क्षमताओं को क्यों छुपाता है। उसके बाद टेस्ट शुरू होने वाला होता है जब अपना बंदा तलवार पकड़ता है और अचानक ड्रैगन सिस्टम दिखता है जो उसे बताता है कि क्या वो अल्ट्रा ग्रेट बीस्ट क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करना चाहता है। ऐसा लगता है कि तलवार से कोई आग नहीं निकलती और स्टूडेंट्स के बीच अफवाह शुरू हो जाती है जब वो बड़बड़ाते हैं कि इस लड़के के साथ हमेशा दुर्घटनाएं होती हैं। वो ये देखकर हैरान है कि तलवार अब चमक भी नहीं रही है, जबकि अपना बंदा तलवार को बाएं और दाएं घुमाता है सोचते हुए कि क्या ये टूट गई है। डेल्बर्ट को विश्वास नहीं होता और वो उसके हाथों से तलवार छीन लेता है। तलवार से कोई आग न निकलते देखकर डेल्बर्ट डला हुआ लगता है जब वो चिल्लाता है कि यह हथियार अल्ट्रा बीस्ट क्रिस्टल से बना है और अल्योर किंगडम का खजाना है। वो लाल बालों वाले लड़के को उसके कॉलर से पकड़ता है और उस पर इल्जाम लगाता है कि उसने तलवार के साथ कुछ किया है, लेकिन रे जो सिचुएशन के बारे में अनजान लगता है सफाई देता है कि वो तलवार के साथ क्या कर सकता है क्योंकि ये अल्ट्रा बीस्ट क्रिस्टल से बना हथियार है। वो ये भी बताता है कि डेल्बर्ट उसे पागलों की तरह घूर रहा है, इसलिए वो कुछ करने की हिम्मत नहीं करेगा। जब नाइट गुस्से से आग बबूला हो जाता है और इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, आर्मर्ड नाइट उसे बीच में रोकता है जब वो उसे एक ज़रूरी रिपोर्ट के बारे में इशारा करता है। वो उसके कान में कुछ फुसफुसाता है और डेल्बर्ट खबर सुनकर हक्का बक्का रह जाता है। वो फिर तुरंत ऐलान करता है कि सभी टेस्ट खत्म हो गए हैं और बच्चे अब अपनी डॉर्म्स में वापस जा सकते हैं। बच्चे राहत की सांस लेते हैं और उन्हें बताया जाता है कि डिनर टाइम पर आएं क्योंकि उन्हें उनके बेल्ट्स दिए जाएंगे। जब स्टूडेंट्स इस बात को लेकर उत्साहित हो जाते हैं कि उन्हें कौन सा बेल्ट मिलेगा, राय रेड बेल्ट मिलने की उम्मीद करता है। हालांकि उसे कुछ और परेशान कर रहा था क्योंकि वो नाइट्स के बीच की बातचीत सुनने में कामयाब हो जाता है कि चौथे स्टेज की प्रॉक्टर को मारा हुआ पाया गया है। इसके अलावा विनफर्ड जो क्राइम सीन पर मौजूद था को आर्मर्ड नाइट्स द्वारा सूचित किया जाता है कि जब उन्होंने उसे पाया तो वो पहले ही मर चुकी थी। लेकिन जो उन्हें और भी ज्यादा हैरान करता है वो ये जानकर कि उसका शरीर अभी भी गर्म है, जो दर्शाता है कि उसे मारे हुए ज्यादा देर नहीं हुई है, जिससे वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ऐसा कौन कर सकता है। नाइट फिर तुरंत एल्डर्स को सूचित करने का ऐलान करता है। अगला सीन हमें एल्डर्स की मीटिंग रूम में ले जाता है जहां आर्मर्ड नाइट्स उन्हें लाश के बारे में सूचित करते हैं। वो बताते हैं कि प्रॉक्टर को एक ही हमले से मारा गया लगता है, जिसका मतलब है कि अपराधी काफी कुशल रहा होगा। गार्ड बताता है कि उन्होंने कुछ अजीब नोट किया, जो ये है कि घुसपैठियों के लिए सेट किए गए कोई भी अलार्म ट्रिगर नहीं हुए, जिस पर एक एल्डर जवाब देता है कि ये एक आंतरिक मामला लगता है क्योंकि आखिरकार कुछ समूहों के बारे में हमेशा अफवाहें रही हैं। एल्डर सोचता है कि क्या ये प्योर ब्लड गिल्ड है या डार्क गिल्ड, जबकि दूसरे सोचते हैं कि ये बेहुदा है क्योंकि ग्रीन बेल्टेड नाइट्स के कैप्टन को एक एग्जाम में मारा गया, इसलिए उन्हें इस मामले की तह तक जाना चाहिए। हेड एल्डर के फैसले का इंतजार करते हुए कि वो उनके फैसले के बारे में क्या सोचते हैं। हेड उन्हें चेतावनी देता है कि इस घटना का एक भी शब्द इन दरवाजों के बाहर नहीं फैलना चाहिए और नाइट कैप्टन्स को दोषी को ढूंढने के लिए जांच जारी रखने का आदेश देता है। जब डिनर का समय होता है सभी स्टूडेंट्स अपने बेल्ट्स लेने के लिए इकट्ठे होते हैं और सब नर्वस हो जाते हैं। इस बीच गैरी और सिल्विया मार्शा बडवर्क नाम की एक लड़की से बात कर रहे लगते हैं और सिल्वर हेड लड़की आखिरकार एक फीमेल रूममेट पाकर खुश हो जाती है। उसके सरनेम के बारे में चिंतित ब्लॉन्ड बालों वाला लड़का मार्शा से पूछता है कि क्या वो एन वुडवर्क को जानती है और पता चलता है कि वो उसकी बेटी है। दूसरी तरफ रे उस प्रॉक्टर के बारे में अपने ख्यालों में डूबा हुआ था जिसे मारा गया था और अनुमान लगाता है कि ये निश्चित रूप से किसी आम आदमी ने नहीं किया बल्कि हायर अप्स में से किसी ने किया है, सोचते हुए कि ये कमांडर्स या एल्डर्स हो सकते हैं। अपना बंदा अपने ख्यालों से बाहर निकलता है जब गैरी उसे बीच में रोकता है और उससे पूछता है कि क्या उसे उस एडवेंचरर याद है जिससे वो इतने साल पहले रेनी के रास्ते में मिले थे। वो उसे उस औरत के बारे में बताता है जिससे वो मिले थे। पता चलता है कि वो मार्था की माँ है और सोचता है कि ये क्या इत्तेफाक है, लेकिन रे ने उसकी कोई बात नहीं सुनी लगती, जिससे गैरी उस पर गुस्सा हो जाता है और नोटिस करता है कि वो हाल ही में खोया खोया सा रह रहा है। इस बीच सिल्विया सोचती हैं कि क्या वो अभी भी उस व्यक्ति के बारे में सोच रहा था जिसने तीर चलाया था। गैरी उसके गाल को जितना जोर से हो सके उतना नोचता है और तभी राय बड़बड़ाता है कि वो सोच रहा था कि 5वें टेस्ट में वो तलवार उस पर रिएक्ट क्यों नहीं की। अपना बंदा उन्हें ये बताने से बचाता है कि प्रॉक्टर को मार दिया गया है क्योंकि इससे बात और भी खतरनाक हो जाती। जबकि गैरी उसके गाल नोचता है, सिल्विया को ये अजीब लगता है और कहती हैं कि राय कितना बदकिस्मत है। जैसे ही वो दूसरे टेस्ट में उसके साथ क्या हुआ उसके बारे में कुछ कहने वाली होती हैं, नाइट कमांडर्स मौके पर पहुंच जाते हैं। विनफर्ड ऐलान करता है कि वो उन्हें उनके नाइट बेल्ट्स देने जा रहे हैं, इसलिए वो स्टूडेंट्स को आगे आने का आदेश देते हैं जब उनके नाम बुलाए जाएंगे। पहला जिसे बुलाया जाता है वो है गैरी ब्लू ब्लड, और जब वो कॉन्फिडेंस से हॉल से गुजरता है तो स्टूडेंट्स फुसफुसाते हैं कि वो उन सब में सबसे अच्छा था, भविष्यवाणी करते हैं कि उसे व्हाइट बेल्ट मिलेगा, जबकि कुछ कहते हैं कि जिसने सबसे अच्छा किया वो उनकी देवी मिस सिल्विया है और दूसरे सोचते हैं कि उन दोनों को व्हाइट बेल्ट मिलेंगे।
वहीं उनमें से कुछ लोग देवी सिल्विया के लिए चीयर करते हैं। वे निष्कर्ष निकालते हैं कि उन दोनों को व्हाइट बेल्ट्स मिलेंगे। हालांकि विचार विमर्श के बाद विनफर्ड घोषणा करता है कि गैरी को एक ब्लैक बेल्ट दिया जाएगा। जब वो अपना बेल्ट लेता है तो ब्लॉन्ड लड़का निराश लगता है और उसके बारे में अफवाहें फैलने लगती हैं। उसके बाद इयान और सिल्विया को व्हाइट बेल्ट्स मिलते हैं और कुछ स्टूडेंट्स हैरान हो जाते हैं जब वो लाल बालों वाले लड़के को व्हाइट बेल्ट मिलते हुए देखते हैं। जब रे टैलेंट को बुलाया जाता है तो सबको यकीन होता है कि उसे रेड बेल्ट मिलेगा। हालांकि उनके आश्चर्य के लिए अपने बंदे को ब्लैक बेल्ट मिलता है, जिससे वो पहले से भी ज्यादा हैरान रह जाता है। जबकि डैन रोता है क्योंकि वो अकेला है जिसके पास रेड बेल्ट है, क्योंकि उसके दोस्त मंक को ब्लैक बेल्ट मिला और यहाँ तक कि जिसने सबसे खराब किया उसे भी ब्लैक बेल्ट मिला। दूसरा स्टूडेंट उसे सच्चाई का आईना दिखाता है और कहता है कि वो परिणाम नहीं बदल सकता। दूसरी तरफ अपना बंदा कंफ्यूज है क्योंकि उसे अपने टेस्ट्स में कम स्कोर के बाद ब्लैक बेल्ट मिलता है और वो अनुमान लगाता है कि इसके पीछे कोई साजिश है। आखिर में नाइट कमांडर ऐलान करता है कि अब से वो अपने बेल्ट्स के रंग के अनुसार अलग अलग नाइट से ट्रेनिंग लेंगे। जब गैरी सोचता है कि ब्लैक बेल्ट किस लिए है तो एक आदमी जो ब्लैक बेल्ट्स का इंस्ट्रक्टर लगता है एक सिगरेट पीता है और अपने स्टूडेंट्स के नाम की लिस्ट पकड़ता है। अपने ग्रुप में 2 रेड हेड्स को देखकर वो उम्मीद करता है कि वो उसे परेशानी में न डालें और उन्हें भविष्य के ड्रैगन नाइट्स कहता है। अगले दिन ट्रेनिंग ग्राउंड्स पर सभी स्टूडेंट्स अपने डॉर्म्स में वापस दिखते हैं। हालांकि ब्लैक बेल्ट नाइट्स अपने इंस्ट्रक्टर का इंतजार कर रहे लगते हैं, जबकि राय एक झपकी लेता है और काइल उनके इंस्ट्रक्टर के बारे में हंगामा करता है, उम्मीद करता है कि वो कम से कम नॉर्मल हो। जबकि रेड हेड साथी बेस्ट की उम्मीद करता है, वो ये भी कहता है कि कॉन्सिडेंटली किसी भी तरह ब्लैक बेल्ट स्टूडेंट्स के नामों में सूचीबद्ध नहीं थे। फुसफुसाहट सुनकर वैक्सिल हंसता है और कहता है कि गेंदले को हक्का रह जाने दे, क्योंकि इस मामले में उसका पक्ष था और ये उसके स्पेशली ट्रेन्ड नाइट्स थे। जबकि रे ने सोचना जारी रखा कि उसे आखिरकार इस ग्रुप में क्यों शामिल किया गया। वो सोचता है कि केवल गार्ड स्किल्स के मामले में वो ब्लैक बेल्ट्स के लायक नहीं था, लेकिन एल्डर्स ने क्या सोचा हो सकता है, उसने जल्दी से निष्कर्ष निकाला कि उसमें कुछ खास था। उनका इंस्ट्रक्टर उनके पीछे चुपके से आता है और पूछता है कि क्या वो उसके बारे में बात कर रहे हैं। जब काइल घबरा जाता है तो इंस्ट्रक्टर, जो एक कूल आदमी लगता है, एक सिगरेट पीता है और अपने स्टूडेंट्स को उसके पीछे आने का निर्देश देता है। इस बीच रे, काइल, गैरी और मंक अजीब सी शांति में चलते हैं। काइल उनसे पूछता है कि क्या इंस्ट्रक्टर ने अपना नाम बिल्कुल बताया है। ये मानकर कि उसने अपना नाम नहीं बताया, गैरी उससे कहता है कि वो इंस्ट्रक्टर से खुद पूछे। बिना किसी हिचकिचाहट के काइल उत्साह से इंस्ट्रक्टर से पूछता है कि वो उसे कैसे संबोधित करे और अपना बंदा हैरानी से देखता है कि वो कितना सीधा है। इंस्ट्रक्टर, जो उसके आगे चलते हुए हैं, अपना हाथ हिलाता है और अपने स्टूडेंट्स को उसे के कहने को कहता है। ये सुनकर रे उसके अजीब नाम के बारे में सोचता है और काइल अनुमान लगाता है कि ये उसका असली नाम नहीं है। अपने रास्ते पर जाते हुए उनका सामना डलबर्ट से होता है, जो उसके पास आता हुआ लगता है और सर के को नमस्ते करता है। पहले से ही अपने लाल बालों वाले लड़के से परेशान डलबर्ट ब्लैक बेल्ट्स के इंस्ट्रक्टर पर 2 लाल बालों वाले बच्चे मिलने पर ताना मारता है और रे टैलॉन का मजाक उड़ाता है, कहता है कि वो ब्लैक बेल्ट मिलने पर बहुत खुश होगा। नाइट आगे कहता है अगर उसे फैसले लेने की इजाजत होती तो वो पहले स्थान पर रे जैसे किसी को इस अकेडमी में प्रवेश नहीं देता। लेकिन अपना बंदा पीछे नहीं हटता और डेलबर्ट को जवाब देता है, कहता है कि ये अफसोस की बात है कि उसे फैसले लेने की इजाजत नहीं है। उसकी आखिरी नस पर चोट करते हुए डेलबर्ट, जो गुस्से से पागल हो रहा लगता है, रे को अपनी हद में रहने का निर्देश देता है, उसे याद दिलाते हुए कि वो उस पर नजर रखेगा। जैसे ही नाइट डेलबर्ट उसे मारने वाला होता है कि उसे अपनी तलवार से बीच में रोकता है और उसे याद दिलाता है कि रे टैलॉन अब ब्लैक बेल्टेड नाइट्स का सदस्य है, इसलिए ये अच्छा नहीं होगा अगर वो भेदभाव को उनके बीच खराब रिश्ते पैदा करने दे। जबकि तलवार डेलबर्ट को रोकती है, वो मुस्कुराता है और अनुमान लगाता है कि जल्द या देर से सबको पता चल जाएगा कि रे के बारे में उनकी भविष्यवाणी गलत है। उसके बाद डेलबर्ट, जो परेशान लगता है, उसे शुभकामनाएं देता है, जबकि स्टूडेंट्स हक्का बक्का रह जाते हैं और उस भविष्यवाणी के बारे में बातें करने लगते हैं जिसका नाइट ने जिक्र किया था, सोचते हुए कि क्या उन्होंने इसके बारे में कभी सुना है। जबकि के गुस्से से डेलबर्ट को देखता है जब वो जाता है। इंस्ट्रक्टर स्टूडेंट नाइट्स को उसके पीछे आने को कहता है और उन्हें किले के अंदर एक जगह ले जाता है। उन्हें बताता है कि यही वो जगह है जहां अब से उनकी स्पेशल ट्रेनिंग होगी। जब वो चेंबर में पहुंचते हैं तो पता चलता है कि ये एक बिल्कुल अंधेरी जगह है और स्टूडेंट्स चौंक जाते हैं जब वो उनकी तरफ एक अशुभन हवा बहते हुए देखते हैं जब वो अपनी आंखें खोलने में संघर्ष करते हैं। अंधेरी जगह में टूटे फूटे सामान को देखते हुए डरावनी शांति मंक और काइल के होश उड़ा देती है, जो सोचते हैं कि सर के कहाँ चले गए। आगे कहते हैं कि उन्होंने उसे नोटिस नहीं किया क्योंकि वो अचानक गायब हो गया। जबकि दूसरे घबरा जाते हैं। रे अपनी ड्रैगन आई एक्टिवेट करता है और अनुमान लगाता है कि इंस्ट्रक्टर चला गया है क्योंकि वो उसे अपनी ड्रैगन आई से भी नहीं ढूंढ सकता। उसे ना देख पाने पर गैरी रे से पूछता है कि क्या वो उनके टीचर को देख सकता है, लेकिन अपना बंदा उसे बताता है कि वो उसे बिल्कुल नहीं देख सकता। तभी के उनके पीछे चुपके से आता है और उन दोनों की जान निकाल देता है जब वो उन्हें पीछे से पकड़ता है। मोमबत्ती पकड़े हुए इंस्ट्रक्टर बताता है
कि वो अपनी क्षमताओं को और बेहतर बनाने और अपनी इंद्रियों को निखारने के लिए पूरे अंधेरे में ट्रेनिंग करेंगे। वो आगे कहता है कि वो यहाँ तब तक ट्रेन करेंगे जब तक कि वो अंधेरे के साथ एक ना हो जाए और उसे अपने सबसे तेज हथियार में ना बदल दें। ये सुनकर गैरी, जो थोड़ा चिंतित लगता है, दावा करता है कि उसने सुना है कि ब्लैक बेल्ट्स को भविष्य में हत्या के मिशन पर भेजा जाएगा। के से पूछता है कि क्या ये सच है, जबकि रे को एहसास होता है कि उसका दोस्त हत्या के बारे में चिंतित है। इंस्ट्रक्टर अपनी सिगरेट पीता हुआ कहता है कि उन्हें ऐसी क्षमताएं मिली हैं जो उन्हें दूसरों से ज्यादा हत्या के मिशन के लिए उपयुक्त मानते हैं। वो निष्कर्ष निकालता है कि गैरी को ये सच स्वीकार करना होगा, भले ही वो ना चाहे, क्योंकि चीजें ऐसी ही होंगी। असंतुष्ट दिखते हुए गैरी सवाल करता है कि वो दूसरों की तरह साफ सुथरी लड़ाई क्यों नहीं लड़ सकते। तभी इंस्ट्रक्टर आगे बढ़ता है और उसे समझाता है कि उन्हें इसलिए चुना गया क्योंकि उनके पास खास गुण है जो दूसरों के पास नहीं है। वो गैरी के कंधे पर थपथपाता है और कहता है कि अगर वो साफ सुथरी लड़ाई लड़ना चाहता है तो वो निश्चित रूप से कर सकता है, इसलिए उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्हें ब्लैक बेल्ट्स फेंकने के बाद के उन्हें आदेश देता है कि वो आज से जैसे चाहे वैसे लड़ सकते हैं। अगले दिन रे अपनी घड़ी देखता है जो उसकी रैंक 300 दिखाती है और वो अनुमान लगाता है कि ये घड़ी वर्तमान रैंकिंग्स को दर्शाती है। बिस्तर पर लेटे हुए वो सोचता है कि सर के अनुसार रैंकिंग्स हर दिन प्रैक्टिस के बाद नहीं होंगी। इस बीच एक ही ग्रेड के स्टूडेंट्स एक दूसरे को जब चाहे चैलेंज कर सकते हैं और अगर लोअर रैंक स्टूडेंट्स जीत जाते हैं तो वो हायर रैंक स्टूडेंट्स की जगह ले लेंगे, जिसका मतलब है जितनी ऊंची रैंक उतने ज्यादा संसाधन उन्हें मिलेंगे। अपना मंदा फिर रोकता है और गैरी से उनके ग्रेड में स्टूडेंट्स की संख्या के बारे में पूछता है, जिस पर वो जवाब देता है कि 300 या उससे ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। जबकि रे निराश होकर सोचता है कि वो रैंकिंग्स में आखिरी के करीब है। डैन गैरी की घड़ी पर नजर दौड़ाता है और घबरा जाता है जब उसे पता चलता है कि उसने पहला स्थान हासिल किया है। कहता है कि वो अनुमान लगा रहे थे कि पहला स्थान कौन लेगा। खुशी से डैन को पहले और तीसरे रैंक के साथ एक ही डॉन रूम में होने पर अच्छा लगता है और जोर जोर से हंसता है, बड़बड़ाते हुए कि वो जो चाहे कर सकता है। जबकि गैरी उस पर गुस्सा है कि उसने दूसरों की रैंक्स दिखाई। सिल्विया तीसरी रैंक नाइट मार्शा से बातें कर रही लगती है डैन को इतना ज्यादा उत्साहित देखकर। कहती है कि लड़के बेवकूफ होते हैं। उसके बाद इयान मंक से पूछता है कि वो इतना खुश क्यों लग रहा है। मंक अपनी घड़ी को देखता है जब वो 65th रैंक पर है और थोड़ा उत्साहित हो जाता है। जोश से भरा वो विश्वास करता है कि वो काम करना जारी रखेगा और इयान से कहता है कि ये कुछ नहीं है। 10 दिन बाद रे हॉलवे से गुजरता हुआ दिखता है और सोचता है कि वो बिगनर बीस्ट क्रिस्टल्स के लिए 100 पॉइंट्स के बहुत करीब है, लेकिन उसे शिकार से बहुत ज़्यादा नहीं मिला। अपने डॉर्म रूम पहुंचकर वो अपने ख्यालों से बाहर निकलता है जब वो अंदर किसी की झगड़ने की आवाज़ सुनता है, क्योंकि शोर कमरे से बाहर गूंज रहा था। पता चलता है कि मंक गुस्से से गैरी से बहस कर रहा है जब वो कहता है कि वो सिर्फ अपनी स्पेशल ट्रेनिंग के कारण रैंकिंग्स में ऊपर जा सकता है। दूसरी तरफ गैरी अपनी बातों को साबित करने के लिए उससे झगड़ता है और उसे बताता है कि ट्रेनिंग वाली चीज़ें थोड़ी धोखेबाज लगती हैं क्योंकि ये उसके लिए बेकार है। जबकि मंक गुस्से से समझाता है कि स्पेशल ट्रेनिंग बेकार नहीं है, बल्कि वो इसमें खराब है। गैरी पलटवार करता है, बड़बड़ाते हुए कि वो जो चाहे सोच सकता है क्योंकि उसने सिर्फ अपनी राय दी है। उनके झगड़ते देखकर अपना बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि क्या हो रहा है और डैन बताता है कि उसने मंक को कभी इतना गुस्से में नहीं देखा। वो आगे कहता है कि वो इस बारे में बहस कर रहे हैं कि क्या ब्लैक बेल्ट्स के लिए स्पेशल ट्रेनिंग फायदेमंद है, और रे से पूछता है कि उन लोगों ने क्या ट्रेनिंग की। स्पेशल ट्रेनिंग के बारे में रे सोचता है कि ये तो जाहिर है कि गैरी चुप रहने, हत्या करने और अपने निशान छिपाने में अच्छा नहीं है, लेकिन मंक ने इसके लिए बहुत अच्छी प्रतिभा दिखाई है। जबकि वो झगड़ते रहते हैं, अपना बंदा अनुमान लगाता है कि गैरी भी गलत नहीं है। वो सभी बेसिक्स में मंक से बेहतर है और भले ही मंक तेजी से मजबूत हो रहा है, गैरी अभी भी उससे ओवरऑल मजबूत है। इस बीच मंक चिल्लाता है कि वो उसकी मेहनत को ऐसे ही नीचे नहीं दिखा सकता। गैरी गुस्से में चिल्लाता है कि वो जो चाहे सोच सकता है क्योंकि उसने सिर्फ अपनी राय दी है। उनके झगड़ते हुए चिंतित सिल्विया उनके बीच कूदती है और झगड़े को रोकने की कोशिश करती है। रे से उसकी मदद करने को कहती है, लेकिन अपना बंदा, जो उनके मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं रखता, जवाब देता है कि वो खुद इससे निपट सकती है। और डैन उत्साह से कहता है कि ये एक बढ़िया आइडिया है। जबकि सिल्विया चिढ़ जाती है और डैन से कहती है कि यहाँ आग में घी मत डालो। मंक इस सबको एक बार में खत्म करने के लिए एक रैंक बैटल का दावा करता है। गैल बैटल के लिए सहमत हो जाता है, कहता है कि उसे इससे कोई दिक्कत नहीं है और उसे चैलेंज करता है कि वो देखे कि क्या ये स्किल्स जिनसे वो इतना प्यार करते हैं लड़ाई में मददगार हैं। अगला सीन हमें ट्रेनिंग ग्राउंड्स पर ले जाता है, जहां स्टूडेंट्स बातें करते हैं कि कोई पहले रैंक वाले को लड़ाई में चैलेंज कर रहा है। जैसे ही ये खबर फैल जाती है, बच्चा सोचता है कि क्या ये ब्लॉन्ड वाला है, क्योंकि उन्होंने सुना है कि एक और ब्लैक बेल्ट था जो काफी ऊंची रैंक पर था। लड़ाई के बारे में सुनकर सेबास्टियन, जो डेल्बर्ट का सबसे छोटा बेटा निकला, इसके बारे में जानने को उत्सुक हो जाता है। लेकिन एक सिल्वर हेड लड़का उसे आश्वासन देता है कि इसमें देखने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि वो रैनी से आए कुछ देहाती अनपढ़ हैं। दूसरी तरफ गंजा लाल बालों वाला लड़का काइल,
जोश से सबको टॉप स्टार गैरी वर्सेस ब्लैक हॉर्स मंक के लिए लकड़ी के बॉक्स में अपनी शर्त लगाने के लिए बुलाता है, ये अनुमान लगाने के लिए कि आखिर में कौन कामयाब होगा। जबकि डैन शर्त लगाने वाला पहला व्यक्ति लगता है, वो गैरी पर 10 चांदी के सिक्कों की शर्त लगाता है और सिल्विया अपना आपा खो देती है और डैन पर चिल्लाती है कि वो अपने रूममेट्स पर शर्त लगा रहा है। लेकिन उसके आश्चर्य के लिए उसकी रूममेट मार्था भी मंक पर शर्त लगाती है, सोचते हुए कि शायद वो उन्हें हैरान कर देगा, और बेचारी सिल्विया उसे देखकर हैरान रह जाती है। परेशान होकर सिल्विया रे से पूछती है कि क्या मंक के इस लड़ाई को जीतने का कोई मौका है। उसी पर लड़ाई शुरू होती लगती है, जब गैरी और मंक अपनी लकड़ी की तलवारें पकड़ते हैं, जबकि कायल रेफरी का काम करता है। इस पल को एक साथ देखते हुए कायल उत्साह से उन्हें शुरू करने का आदेश देता है। इस बीच राय सिल्विया से पूछता है कि क्या उसे लगता है कि गैरी जीतने वाला है, और लड़ाई शुरू हो जाती है जब दोनों विरोधी एक दूसरे पर वार करते हैं। जब वो घमासान मुकाबला करते रहते हैं, सिल्विया अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करती है, दावा करते हुए कि गैरी निश्चित रूप से प्रतिभाशाली है, उसकी तकनीक बहुत अच्छी है और वो उन सब में अलग है। हालांकि मंक ने स्पेशल ट्रेनिंग पर किसी और से ज्यादा मेहनत की है और वो शायद गैरी का सबसे बड़ा वर्तमान प्रतिद्वंदी है। मंक अपने विरोधी पर तलवार से एक शक्तिशाली वार करता है और इससे चारों तरफ धुआं हो जाता है। जब वो सोचता है कि उसकी ट्रेनिंग काम कर गई, धुआं गायब हो जाता है और गैरी हमले को रोकने में कामयाब हो जाता है। जबकि उनकी तलवारें टकराती हैं, गैरी मंक को हार मानने की चेतावनी देता है क्योंकि वो जीत नहीं सकता। दूसरी तरफ राय निष्कर्ष निकालता है कि मंक ने निश्चित रूप से बहुत सुधार किया है और गैरी को उससे सावधानी से निपटना होगा। हालांकि वो अभी भी सोचता है कि गैरी ही जीतने वाला है। अपना बंदा फिर एक उबासी लेता है और सोने वाला होता है। सिल्विया, जो लड़ाई पर केंद्रित किए हुए लगती है, कहती है कि मंक इतने कम समय में अपनी क्षमताओं के बीच के अंतर को नहीं भर सकता। जबकि मार्था, जिसने मंक पर शर्त लगाई थी, उसे हारते देखकर स्ट्रेस में आ जाती है। ट्रेनिंग ग्राउंड में सभी लोग गैरी को विजेता के रूप में अनुमान लगा रहे हैं और ये सच साबित होता है जब वो एक आखिरी वार करता है और मंक की लकड़ी की तलवार तोड़ देता है, जो टुकड़ों में बिखर जाती है। जब गैरी जीत जाता है, मंक अपनी हार से विश्वास नहीं कर पाता और कहता है कि ये कैसे हो सकता है। वो टूट जाता है और गैरी उससे माफी मांगता है, कहता है कि ये ऐसे ही काम करता है। लेकिन मंक, जो अपनी हार से खुश नहीं है, अपनी टूटी हुई लकड़ी की तलवार को तेज धार से पकड़ता है और कंट्रोल खो देता है जब वो गैरी की तरफ दौड़ता है, जो उसकी पीठ पर खड़ा लगता है। इस बीच मंक पागलों की तरह बिहेव करता है और अपनी तेज धार वाली तलवार के साथ उसकी तरफ बढ़ता है, कहता है कि ये अभी खत्म नहीं हुआ है। मंक को देखते हुए, जो गैरी को पीछे से वार करने वाला था, सिल्विया उस पर चिल्लाती है कि वो ध्यान रखे और मार्था मंक को रुकने के लिए चिल्लाती है। तलवार, जो गैरी की गर्दन से काटे जाने से 1 सेकंड दूर लगती है, किसी के द्वारा रोक दी जाती है और उसके हाथों से खून टपकने लगता है। तभी गैरी पीछे देखता है और सिल्विया हैरान रह जाती है जब वो सोचती है कि रे वहां कब पहुंचा। पता चलता है कि ये रे है जो मंक को उस पर हमला करने से रोकता है और उसे कहता है कि बस बहुत हुआ। जब मंक आखिरकार होश में आता है तो वो तुरंत तलवार गिरा देता है और माफी मांगने लगता है। सिल्विया दूसरी तरफ सोचती है कि मंक अभी बहुत तेज था, क्योंकि वो उसके मूवमेंट्स को भी नहीं पकड़ पाई थी। फिर भी राय पलक झपकने में वहां पहुंचने में कामयाब रहा, सोचते हुए कि उसने ये कैसे किया। इस बीच मंक माफी मांगता रहता है जब वो राय के हाथ से खून टपकते हुए देखता है, जब उसने पहले हमले को रोका था। जबकि अपना बंदा उसे आश्वासन देता है कि ये सिर्फ एक खरोंच है। मंक कहता है कि वो बहुत जल्दबाजी कर रहा था और अगर उसने उसे नहीं रोका होता तो मामला और भी बुरा हो जाता। मौत के उन पलों के बावजूद जिन स्टूडेंट्स ने लड़ाई पर शर्त लगाई थी, वो हंगामा करने लगते हैं जब वो कायल से पूछते हैं कि लड़ाई कौन जीता, अनुमान लगाते हुए कि ये गैरी था। कायल उन्हें शांत करता है और उन्हें बताता है कि क्योंकि कोई बीच में आ गया था, परिणाम नहीं माने जाएंगे और उन्हें वो पैसा वापस मिल जाएगा जो उन्होंने पहले शर्त पर लगाया था। लेकिन भीड़ इससे अच्छा नहीं लेती जब वो उसे गालियां देना शुरू कर देती है और लाल बालों वाले लड़के पर जानबूझकर ऐसा करने का आरोप लगाती है क्योंकि वो पैसा जीत जाते। सिचुएशन और भी खराब हो जाती है जब स्टूडेंट्स पर वो चीजें फेंकते हैं और बेचारा कायल उन्हें आश्वासन देता है कि उन्हें उनका पैसा वापस मिल जाएगा। चीजों को शांत करने की कोशिश करते हुए उसी पल ग्राउंड में केओस पागलपन में बदल जाता है जब वो उन्हें कचरा कहते हैं और पत्थरबाजी शुरू कर देते हैं। जब वो पत्थरबाजी जारी रखते हैं तो स्टूडेंट्स उन्हें अपमानित करते हैं और उन्हें अकेडमी से बाहर निकलने के लिए मजबूर करते हैं। उन्हें लाल बालों वाले अजबों का झुंड कहते हुए, उन्हें लाल बालों वाला राक्षस कहकर उनका मजाक उड़ाते हुए और पत्थरों से बाहर निकालते हुए। अचानक पत्थर रे के सर पर लगते हैं। वो उसके सामने कूदता है और स्टूडेंट्स को उस पर हमला करने से रोकता है।
लेकिन बदमाश उसे चुप कराते हैं और उसे चले जाने को कहते हैं। इस बीच गैरी रे से पूछता है कि वो ठीक है, क्योंकि उसके सर से खून बह रहा लगता है। सिल्विया और मार्था सबको रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन भीड़ पागल हो जाती है। दूसरी तरफ सिल्वर हेड लड़का सेबेस्टियन स्पूनी एक बड़ा सा ईंट पकड़ता है और उसे लाल बालों वाले पर फेंकने की प्लान कर रहा होता है। लेकिन मंक सीन पर पहुंचता है और उस पर पत्थर फेंकता है, जिससे उसकी ईंट गिर जाती है। जब मंक उसे रुकने को कहता है और उसे बताता है कि इसका रे से कोई लेना देना नहीं है, तो सिल्वर हेड लड़का उस पर भड़क जाता है और उसे धमकी देता है कि वो इसे याद रखेगा जब वो उसे बच्चा कहता है। सेबेस्टियन भी अपना आपा खो देता है, परेशान होकर। हमें पता चलता है कि रे एक बार फिर इंसानों द्वारा मजाक उड़ाया जाता है, जब वो उसे लाल बालों वाला अजीत कहते हैं, क्योंकि जब वो आसपास होता है तो कुछ भी अच्छा नहीं होता। उसे कचरा कहते हैं। वो चाहते हैं कि वो कभी पैदा ना हुआ होता और वो एक चलता संकट है, उससे अकेडमी से बाहर निकलने का आग्रह करते हुए। जब क्रूर फुसफुसाहट एक तीर से भी तेज राय के दिमाग में गूंजती है, वो सोचता है कि ये हमेशा उसके साथ ही क्यों होता है, और ये गंदे इंसानों से हर बार निराश करने में कभी फेल नहीं होते। जबकि उनकी आवाज़ें उसके सर में गूंजती है जब वो उसे लाल बालों वाला होने के लिए शाप देते हैं और अपनी चुपती बातों से उसकी आत्मा को कुचल देते हैं, तो राय गुस्से से फट पड़ता है, जबकि उसकी नसें फूल जाती हैं और फैसला करता है कि उन्हें ही मरना चाहिए। तभी सर विनफर्ड सीन पर आते हैं और आखिरकार सिचुएशन कंट्रोल में आ जाती है। गैरी नाइट को बताता है कि रे को बहुत खून बह रहा है और उसे तुरंत इलाज की ज़रूरत है। इस बीच विनफर्ड चोटों में मदद करने का आग्रह करता है। अपना बंदा कहता है कि वो ठीक है और ये सिर्फ एक खरोंच है। ये पूछने पर कि क्या नाइट को कुछ चाहिए, विनफर्ड हिचकिचाते हुए रे को बताता है कि उसकी माँ उससे मिलने आई है। जब स्कारलेट अपने बेटे का इंतजार करती है, रे आता है और अपनी माँ को बुलाता है। वो उसे नमस्ते करती है और उसे बताती है कि उन्हें मिले हुए काफ़ी समय हो गया है। ये देखते हुए कि वो बड़ा हो गया है, उसे बताते हुए कि वो लंबा हो गया है। रे एक्साइटेडली अपनी माँ का हाथ पकड़ता है और उससे पूछता है कि पॉप्स ठीक कर रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ है। लेकिन ऐसा लगता है कि उसकी माँ के पास उसके लिए कुछ बुरी खबर थी, जब वो बताती है कि उसके पिता चले गए हैं। रे घबरा जाता है, क्योंकि वो सोचता है कि वो मर गए हैं। लेकिन स्कारलेट उसे आश्वासन देती है कि उसका ये मतलब नहीं था, और उसे बताती है कि उसके पिता ने घर और गांव छोड़ दिया है, उस पर सवालों की बौछार करते हुए। अपना बंदा उससे पूछता है कि ये भी संभव है, क्योंकि वो जब से इन्फेक्टेड हुआ था तब से बिस्तर पर ही था, और हैरान हो जाता है कि वो अचानक से कैसे चल सकता है। इस बीच विनफर्ड, जो बाहर खड़ा और उनकी बातचीत सुन रहा था, सोचता है कि वो पास्ट में रे को शैडोज के प्लेग के बारे में सच बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। लेकिन जो लोग इन्फेक्टेड होते हैं वो आमतौर पर 1 साल के अंदर मर जाते हैं, और बहुत कम जेक की तरह रोकने में कामयाब हो पाते हैं। लेकिन आखिर में वो मजबूत बचने वाले शैडोज के सामने खुद को खो देते हैं और उनके गुलाम बन जाते हैं। ऐसे वेक्टर्स बन जाते हैं जो प्लेग को और भी ज्यादा फैलाते हैं, निष्कर्ष निकालते हुए कि इसका कभी कोई अपवाद नहीं रहा है। स्कारलेट फिर बताती है कि जेक ने पिछले दशक से शैडोज के प्लेग से काफी लड़ा। वो बताती है कि एक रात उसने एक आवाज सुनी और देखा कि जेक कुर्सी पर बैठा है। उसे एहसास होता है कि वो जाग गया है और हिलने डुलने में सक्षम है। जबकि वो उसे गले लगाती है, जेक, जो काला पड़ता हुआ लगता है, बड़बड़ाता है कि वो और देर तक नहीं रोक सकता और स्कारलेट से उसे मारने की गुहार लगाता है। जैसे ही वो सुनती है, स्कारलेट आंसुओं में फूट पड़ती है और जेक से कहती है कि वो ये नहीं कर सकती। अचानक उसकी हालत और खराब हो जाती है जब प्लेग उस पर हावी हो जाता है और जेक आग में जलने लगता है। जब वो स्कारलेट से उसे मारने के लिए कहता रहता है, वो उसे एक काली परछाई में बदलते हुए देखती है। वर्तमान में आकर राय की माँ उसे बताती है कि वो जेक को नहीं मार सकी और एक चिट्ठी निकालती है। कहती है कि उसके पिता ने उसके लिए ये चिट्ठी छोड़ी है। राय चिट्ठी खोलता है, जिसमें उसके पिता उससे उसके साथ बड़े ना होने के लिए माफ़ी मांगते हैं और उसे बताते हैं कि उन्हें उस पर गर्व है कि उसने अकेडमी में प्रवेश किया। वो राय को उनका बेटा होने के लिए धन्यवाद देते हैं और उसे बताते हुए साइन ऑफ करते हैं कि वो उससे प्यार करते हैं। दिल को छू लेने वाली चिट्ठी पढ़ने के बाद अपना बंदा रोने लगता है, सोचते हुए कि उसके पिता ने ये चिट्ठी ऐसे लिखी है जैसे ये उनके आखिरी शब्द हों, और उसे बचाने का तरीका ढूंढने के लिए दृढ़ हो जाता है। अकेले छोड़ दिए जाने पर राय परेशान हो जाता है और अपने बिस्तर पर लेट जाता है, जबकि वो अपनी माँ के साथ हुई बातचीत को याद करता है, जिसने उसे बताया था कि वो अपने पिता को ढूंढने जा रही है, चाहे कुछ भी हो जाए। हालांकि जब वो उसके साथ जाने के लिए मजबूर करता है तो स्कारलेट मना कर देती है और उसे अपना रास्ता खुद चुनने को कहती है। उसे आश्वासन देती है कि उसके पिता भी यही चाहते होंगे। उसे गले लगाते हुए वो अपने बेटे को दोबारा देखकर खुश होती है और उसे आश्वासन देती है कि वो उनके बारे में चिंता ना करे, क्योंकि उसे वही करना चाहिए जो उसे करना चाहिए।
अपने बिस्तर पर लेटे हुए अपना बंदा इस सच पर विचार करता है कि 1 दशक बीत गया है और उसने कुछ नहीं पाया है। वो निराश महसूस करता है क्योंकि उसने एक इंसान की तरह जरा भी सुधार नहीं किया है, अपनी ड्रैगन जाति के लिए बदला भी नहीं ले पाया, ना ही वो उन्हें बचा पाया जिन्हें वो प्रिय मानता है। ये सोचते हुए कि सब कुछ बकवास है, गैरी कमरे में घुसता है और राय से पूछता है कि क्या वो अपनी माँ से मिला और उसने उसके पापा की हालत के बारे में क्या बताया। लेकिन अपना बंदा जो अंदर से टूट रहा था उसे आश्वासन देता है कि उसके पापा ठीक हैं और कमरे से बाहर चला जाता है, जबकि गैरी को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। जब राय बाहर चला जाता है तो वो पीछे एक कागज छोड़ जाता है और वो उसका ध्यान खींचता है, सोचते हुए कि ये क्या है। जैसे ही वो उसे उठाता है, डैन उसके पीछे चुपके से आता है और कागज छीन लेता है, सोचते हुए कि ये किसी फैन लड़की का प्रेम पत्र है क्योंकि वो उसे इतने ध्यान से देख रहा था। बेचारा गैरी घबरा जाता है और उससे कागज वापस देने को कहता है जब वो उससे छीनने की कोशिश करता है, लेकिन डैन अपने चेहरे पर एक अजीब मुस्कान के साथ गैरी को शर्माने से मना करता है और उससे कहता है कि उसे प्यार का वो जोश भरा इकरार देखने दे। जब वो कागज के साथ मजाक कर रहे होते हैं, इस बीच दूसरे रूममेट्स कमरे में घुसते हैं और उन्हें उलझन से घूरते हैं। आखिरकार गैरी बताता है कि ये राय के नाम एक चिट्ठी है और तभी उन सबको उसके पापा के प्लेग ऑफ शैडो से संक्रमित होने के बारे में पता चलता है। सच्चाई जानने पर डैन कहता है कि बेचारे लड़के का बचपन मुश्किल भरा था, इसलिए उन्हें उसके साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। राय की दुख भरी कहानी सुनकर मंक को उसके लिए बुरा लगता है। अगला सीन फिर हमें कैफेटेरिया में ले जाता है, जो लोगों से भरा हुआ लगता है, और हम अपने बंदे राय को बिल्कुल अकेला चलते हुए देखते हैं। लेकिन फिर मार्था और सिल्विया उसके साथ आ जाती हैं, जो इसे एक इत्तेफाक जैसा दिखाती हैं और राय से साथ में खाना खाने को कहती हैं। फिर वो डॉर्म रूम की तरफ जाता है और अपने साफ सुथरे बिस्तर को बिल्कुल चमकता हुआ और दाग रहित पाता है, जबकि अपना बंदा सोचता है कि उसका सामान किसने साफ किया। डैन और आयन घबराकर उसे बताते हैं कि सिल्विया ने उसका बिस्तर बनाया है क्योंकि वो बहुत अच्छी लड़की है। जबकि डैन और आयन अपनी खराब एक्टिंग से इसे साफ जाहिर कर देते हैं, राय को तुरंत आभास हो जाता है और वो सोचता है कि इन लोगों के साथ क्या हो रहा है। अगले दिन अपने बंदे को गमलों में कुछ ताज़े फूल दिखते हैं और गैरी उसे बताता है कि उसने कुछ ताज़े लिलीज तोड़े हैं क्योंकि उसने सोचा कि इससे उसके दोस्त के आसपास चीज़ें रोशन हो जाएंगी। इसे गलत तरीके से लेते हुए राय एक अजीब सा चेहरा बनाता है और कहता है कि क्या वो उससे प्यार कर बैठा है, लेकिन गैरी घबरा जाता है और उससे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। अपना बंदा फिर कहता है कि वो उनसे पूछना चाहता है कि उसके रूममेट्स आजकल क्या कर रहे हैं, और गैरी उसे सच बताने का फैसला करता है, उगलते हुए कि उसने गलती से उसकी चिट्ठी देख ली थी। वो सफाई देता है कि उसका मतलब उसकी प्राइवेसी में घुसना नहीं था और उसे नहीं देखना चाहिए था। लेकिन चीजें इस तरह से हो गईं कि सभी रूममेट्स ने आखिरकार चिट्ठी पढ़ ली। घबराकर वो गैरी से कहता है कि ये उसकी गलती है कि सबको उसके पापा की हालत के बारे में पता चला, लेकिन राय एक मुस्कान के साथ कहता है कि वो सबसे अच्छे हैं। इस बीच वो खुश है कि राय गुस्सा नहीं है। उन्हें अचानक एक शोर से रोका जाता है जो उनकी तरफ बढ़ रहा था, उन्हें रास्ते से हटने को कहते हुए। पता चलता है कि ये मंक है, जो गंभीर रूप से घायल है क्योंकि उसका खून बह रहा है और उसे डैन और आयन उठाए हुए हैं। मंक को ऐसी बुरी हालत में देखकर गैरी तुरंत पूछता है कि क्या हुआ, और डैन खुलासा करता है कि सेबेस्टियन ने उसकी जमकर धुनाई की, आगे कहते हुए कि उसने ही मंक को उसके साथ एक रैंक्ड बैटल में जाने के लिए उकसाया था। ये मानते हुए कि एक रैंक्ड बैटल एक पार्टी के सरेंडर करते ही तुरंत खत्म हो जाती है, अपना बंदा पूछता है कि उसे इतनी बुरी तरह चोट कैसे लगी। तभी डैन बताता है कि मंक बैटल के दौरान पहले ही बेहोश हो गया था और उसे सरेंडर करने का मौका भी नहीं मिला था। हालांकि सेबेस्टियन रुका नहीं और उसे मारता रहा, निष्कर्ष निकालते हुए कि उसने ये जानबूझकर किया। उसी पल मंक राय को बुलाता है और उससे माफी मांगता है क्योंकि वो अगले कुछ दिनों तक उसका बिस्तर बनाने में उसकी मदद नहीं कर सकता। जबकि सिल्विया सोचती है कि उसके हाथ पांव फ्रैक्चर हो गए हैं और उन्हें तुरंत डॉक्टर को बुलाने की जरूरत है, तो आयन एक डॉक्टर ढूंढने जाता है। दूसरी तरफ जब गैरी राय से पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है, अपना बंदा जो अपने दोस्त के साथ सेबेस्टियन ने जो किया वो जानकर आपा खो रहा था, कहता है कि वो उससे मंक के साथ जो किया उसका बदला लेने जा रहा है। जैसे ही वो जाता है, गैरी उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि वो होश में आए। उसे सलाह देता है कि वो जल्दबाजी में कोई काम ना करे, लेकिन अपना बंदा बदला लेने के लिए डिटर्मिन्ड गैरी से पूछता है कि क्या वो उसके साथ आ रहा है। जबकि गैरी थोड़ा हिचकिचाता है, वो कहता है कि वो उनसे बदला लेना चाहता है जो उन्होंने मंक के साथ किया, लेकिन राय साफ कर देता है कि ये एक प्रतिशोध है। तभी सिल्विया आती है और बताती है कि सेबेस्टियन हाउस डेलबर्ट से है, जबकि गैरी आगे कहता है कि वो सर डेलबर्ट का सबसे छोटा बेटा है, इसीलिए बेहतर है कि वो उसके दुश्मन न बने। इसकी बिल्कुल परवाह न करते हुए अपना बंदा दावा करता है कि सेबेस्टियन ने शुरुआत की थी, इसीलिए उसने जो किया उसके लिए उसे कीमत चुकानी चाहिए, और अपने रास्ते चला जाता है।
गुस्से में गैरी उस पर चिल्लाता है कि वो सिचुएशन को नहीं समझ रहा है और उसे बताता है कि ये पहली बार नहीं है जब यंग डेल्बर्ट ने ऐसा कुछ किया है। आगे कहते हुए कि अकेडमी में कोई भी उससे टकराना नहीं चाहता और राय को चेतावनी देता है कि उसे निकाला जा सकता है। लेकिन अपना लापरवाह लाल बालों वाला साथी उसे आश्वासन देता है कि वो ठीक रहेगा क्योंकि वो बेवकूफ नहीं है, बताते हुए कि अगर वो उसे एक ऑफिशियल रैंक में चैलेंज करता है तो वो बिना किसी नियम को तोले उससे सही तरीके से बदला ले सकता है। बाद में जब हाउस डेल्बर्ट जमीन पर ट्रेनिंग कर रहा होता है, राय उनके पास जाता है और उनकी ट्रेनिंग में बाधा डालता है। दो नाइट स्टूडेंट्स कंफर्म करते हैं कि राय उनमें से एक नहीं है और उसे इंतजार करने का निर्देश देते हैं क्योंकि वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक सेकंड भी बर्बाद किए बिना अपना बंदा सेबास्टियन के बारे में पूछता है और वो नाइट्स कंफर्म करते हैं कि क्या वो सच में सीबैस को ढूंढ रहा है, क्योंकि उन्हें याद नहीं कि उसने पहले कभी किसी लाल बालों वाले दोस्त के बारे में बात की हो। जबकि राय उन्हें रास्ते से हटने को कहता है, सिल्वर हेड लड़का जो सेबास्टियन का चमचा लगता है चिल्लाता है और उनसे पूछता है कि क्या हो रहा है। जब एरिक सिल्वर हेड लड़का उनकी तरफ बढ़ता है तो उसके टीममेट्स उसे बताते हैं कि ये लाल बालों वाला लड़का यहाँ घुसना चाहता है और सेबास्टियन को ढूंढ रहा लगता है। आगे बढ़ते हुए एरिक कहता है कि सीबस किसी भी लाल बालों वाले अजीब को नहीं जानता और रे पर गुस्सा हो जाता है ट्रेनिंग के बीच में घुसने के लिए। रूट टिप्पणियां करते हुए पूछता है कि क्या उसके माता पिता ने उसे कभी तमीज नहीं सिखाई। एक दूसरे का सामना करते हुए अपना बंदा साफ कर देता है कि अगर वो आदमी नहीं है जिसे वो ढूंढ रहा है तो उसका उस सिल्वरहेड बदमाश से कोई काम नहीं है। जबकि एरिक गुस्से में अपने दांत पीसता है, सेबास्टियन आता है और लाल बालों वाले लड़के से पूछता है कि क्या वो उसे ढूंढ रहा है। यंग डेल्बर्ट एक अंदाजा लगाता है और कहता है कि रायामा अपने दोस्त के लिए आया है, मानते हुए कि वो भी ब्लैक बेल्ट है। अपने कारण बताने की कोई जरूरत न महसूस करते हुए अपना बंदा सीधे सीधे उसे कहता है कि छोटी मोटी बातों की कोई जरूरत नहीं है और उसे लड़ने के लिए चैलेंज करता है। बिना सोचे समझे वो अपनी घड़ी से सेबेस्टियन के खिलाफ लड़ाई का अनुरोध करता है, जबकि विपक्षी कहता है कि ये काफी सीधा है। हालांकि सेबेस्टियन लड़ाई से मना कर देता है और उसे भूल जाने को कहता है जब वो देखता है कि राइट 280 रैंक पर है। जब अपना बंदा सोचता है कि क्या वो डर गया है तो यंग डेल्बर्ट कहता है कि वो जाहिर करता है कि उसकी कम रैंक देखकर ये कोई खास लड़ाई नहीं है। जोर जोर से हंसते हुए सेबेस्टियन बड़बड़ाता है कि उसने सोचा था कि दूसरा ब्लैक बेल्ट सबसे मजबूत था, लेकिन रे बहुत कमजोर है। वो फिर रे से माफी मांगता है और उसे आश्वासन देता है कि उसने मंक को जानबूझकर चोट नहीं पहुंचाई, आगे कहते हुए कि ये उनके और किसानों के बीच एक स्वाभाविक अंतर है। ब्लैक बेल्ट्स का जिक्र करते हुए कहता है कि वो नहीं चाहता कि ऐसा दोबारा हो। वो रे को चुप करा देता है। जबकि अपना बंदा उस घमंडी बदमाश की तरफ झुकता है, एरिक उसका रास्ता रोकता है और दावा करता है कि सेबैस शायद उसके लेवल तक गिरकर उससे नहीं लड़ेगा। सिल्वर हेड चमचा बताता है कि वो वर्तमान में 9वीं रैंक पर है, इसीलिए अगर राय उससे लड़ सकता है तो ये दूसरों को भी उससे लड़ने में रुचि पैदा कर सकता है। पूछने पर कि क्या ये उसके बॉस के लिए काम करेगा, सेबेस्टियन खुशी से एरिक को राय के साथ लड़ने की इजाजत दे देता है। इस बीच अपना बंदा बॉस से पूछता है कि क्या वो उसके अनुरोध को स्वीकार करेगा जब वो एरिक को हराने में कामयाब हो जाएगा। जब सिल्वरहेड लड़का अपने बंदे पर गुस्सा हो जाता है तो सेबेस्टियन उसे आश्वासन देता है कि वो लड़ाई खत्म होने के बाद बात करेंगे। डेल्बर्ट के घर के स्टूडेंट्स एक असली लड़ाई दोबारा देखने के लिए उत्साहित है और एक मजबूत टीम में होने के लिए खुद को किस्मत वाला समझते हैं, क्योंकि लोग हर दिन चैलेंजेस के लिए आते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये काफी देर तक चलेगा। आमने सामने खड़े होकर अपना बंदा कॉन्फिडेंस से एरिक को उस पर हमला करने को कहता है। जबकि एरिक अपनी लकड़ी की तलवार पकड़े हुए है और गर्व से भरा लगता है। वो मानता है कि लाल बालों वाला लड़का घमंडी हो रहा है और उसे सलाह देता है कि वो बाद में किसी के लिए बदला लेने के लिए रोने न जाए। जब दूसरे लोग नोटिस करते हैं कि लाल बालों वाले लड़के ने अभी तक अपनी तलवार नहीं निकाली है तो एरिक सोचता है कि ये उसे दिखाने का एक बेहतरीन मौका है कि उसके पास क्या है, और सबॉस ने उसे जो सिखाया है उसका इस्तेमाल करने के बारे में सोचता है। दूसरी तरफ बॉस सेबेस्टियन गर्व से अपने चमचे को देखता है और कहता है कि वो फिर से छोटे बच्चों को परेशान कर रहा है, और लड़ाई आखिरकार शुरू हो जाती है। जबकि अपना बंदा हथियार के बिना है और एक ही पोजीशन में रहता है, एरिक पहला कदम उठाता है और उसकी तरफ कूदता है जब वो अपनी तलवार घुमाता है। वो अपने हमले से बचने के लिए जोर से तलवार घोंपता है, हालांकि उसके आश्चर्य के लिए रे हमले से बच जाता है, जैसे कि ये पार्क में घूमना हो। उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। एरिक सोचता है कि वो इतनी तेज और शक्तिशाली हमले से कैसे बचने में कामयाब हो गया। ये कहते हुए कि ये अभी खत्म नहीं हुआ, वो फिर से एक और वार करने के लिए तैयार होता है। जब लड़ाई जारी रहती है तो रे सांस रोक देने वाले तरीके से उसके हमलों से बचता जाता है, जैसे कि वो हवा का दोस्त हो। जब वो आसानी से हवा में कूद जाता है, तनाव में एरिक घबराने लगता है जब वो सोचता है कि वो जितनी तेजी से हो सके हमला कर रहा है,
लेकिन रे अभी भी सब कुछ बचाते रहता है। जब वो हार मानने वाला लगता है, एक पल में रे एरिक पर एक पावरफुल मुक्का मारता है और बेचारा लड़का जमीन पर गिर जाता है। उसकी जमकर धुनाई करते हुए एरिक दर्द से कांपता है जब उसे सीधे पेट में मुक्का लगता है। सिल्वरहेड लड़के के बेहोश हो जाने के बाद जब स्टूडेंट्स उसे इन्फर्मरी ले जाते हैं, रे यंग डेल्बर्ट से पूछता है कि क्या वो उससे लड़ने के लिए काफी योग्य है, कहते हुए कि अगर वो उससे लड़ने के लिए सहमत हो जाता है तो उसका क्या भला होगा। तभी अपना बंदा उसे कुछ ऐसा दिखाता है जो सेबास्टियन को उससे लड़ने के लिए मना लेता है। पता चलता है कि राय 2 इंटरमीडिएट बीस्ट क्रिस्टल्स फेंकता है और बताता है कि अगर वो जीत जाता है तो वो उसे 2 उनमें से देगा। क्रिस्टल्स देखकर घबराकर सेबास्टियन उससे पूछता है कि उसे वो कहाँ मिले और साफ करता है कि वो गंदी चीजों लेकर मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता। जबकि अपना बंदा बताता है कि उसके माता पिता ने ये क्रिस्टल्स उसके लिए छोड़ दिए थे क्योंकि वो एडवेंचरर्स हैं। राय ऑफर को और आकर्षक बनाता है, कहता है कि उसके पास अभी भी उन्हें पाने का मौका है क्योंकि उसने उन्हें इक्विपमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं किया है। ऐसा लगता है कि यंग डेल्बर्ट क्रिस्टल से काफी प्रभावित है क्योंकि वो राय का चैलेंज स्वीकार करता है, लेकिन एक शर्त मांगता है। अपनी शर्त बताते हुए कि ये रैंक बैटल पब्लिक में आयोजित हो। सेबास्टियन कहता है कि वो नहीं चाहता कि लोग सोचें कि उसने उससे वो बीस्ट क्रिस्टल्स अनिच्छा से छीन लिए, और अपना बंदा तुरंत सहमत हो जाता है, मानते हुए कि वो शुरू से ही ऐसा चाहता था। अगला सीन हमें ट्रेनिंग ग्राउंड पर ले जाता है जहां स्टूडेंट्स अपने बॉस के लिए चीयर कर रहे हैं कि वो उस लाल बालों वाले अजीब को हरा दे। मीनवाइल काइल, जो राय के साथ चलता हुआ लगता है, पूछता है कि क्या वो सच में सेबास्टियन से लड़ने जा रहा है क्योंकि वो दूसरे रैंक पर है, और सोचता है कि अगर ये सच है तो ये अच्छा आइडिया नहीं है। चिंतित होकर काइल कहता है कि भले ही वो खुद पर हारने की शर्त लगाकर जल्दी पैसा कमाना चाहता हो, उसका विपक्षी पीछे नहीं हटेगा। लेकिन राय उसे आश्वासन देता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, और कायल को शर्त लगाने का आश्वासन देता है, ये मानते हुए कि वो उसे वैसे भी नहीं रोक सकता। कायल उससे उस बदमाश की नाक से खून निकालने का वादा करने को कहता है, और अपना बंदा एक फिस्ट बम्प के साथ सहमत हो जाता है। जबकि कायल ब्लैक बेल्टेड रे वर्सेस व्हाइट बेल्टेड सेबेस्टियन के लिए शर्त लगाना शुरू करता है। डैन दूसरों से पूछता है कि राय कितनी देर तक टिक सकता है, और इयन उम्मीद करता है कि उसे चोट न लगे। लेकिन सिल्विया एक अलग अनुमान लगाती है जब वो सोचती है कि ये एक साधारण लड़ाई नहीं होने वाली है। ये सुनकर डैन उसे छेड़ता है जब वो कहता है कि प्यार सच में लोगों को अंधा बना देता है, जबकि सिल्विया सफाई देती है कि उसे वो लड़का पसंद नहीं है। अपनी बात साबित करते हुए जब वो डैन पर गुस्सा हो जाती है, कहती है कि वो अंधा है क्योंकि उसे विश्वास नहीं है कि रे कितना मजबूत है। गैरी सोचता है कि उसे इस बात की चिंता नहीं है कि राय ये लड़ाई जीतेगा या नहीं, बल्कि उसे सर डेल्बर्ट की ज्यादा चिंता है, जो इसके लिए उस पर गुस्सा हो सकते हैं। लड़ाई के स्टेज पर कदम रखते हुए सेबेस्टियन, जो कि ओवर द टॉप आदमी है, रे को याद दिलाता है और उसका मजाक उड़ाता है। कहता है कि नाइट्स के बच्चे नाइट्स बनते हैं, लेकिन किसानों के बच्चे किसान बनते हैं, और कोई भी वर्ग की सीमाओं को पार नहीं कर सकता। अपनी तलवार पकड़े हुई यंग डेल्बर्ट साफ कर देता है कि राय शायद एरिक को हराने के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंट हो गया होगा, लेकिन वो उससे लड़ने के बाद उनके बीच का अंतर जल्द ही देख लेगा। जब एक नाइट स्टूडेंट उन्हें पोजीशंस में आने का आदेश देता है, अपना बंदा उसे सलाह देता है कि वो अपने चमचे के लिए बकवास छोड़ दे। जबकि लड़ाई शुरू होने वाली होती है, राय अपने चेहरे को एक काले कपड़े से ढक लेता है जो सिर्फ उसकी आंखें दिखाता है। जैसे ही लड़ाई शुरू होती है, सेबेस्टियन पहला कदम उठाता है और उसकी तरफ तलवार मारता है। अपना बंदा प्रभावशाली ढंग से हमले से बचता है, और उसका विपक्षी उसे कहता है कि वो काफी किस्मत वाला है क्योंकि बहुत कम लोग उसके पहले हमले से बचते हैं। ये दावा करते हुए कि उसकी किस्मत काफी खराब है, राय कम समय में उसके चेहरे पर खरोंच मारने में कामयाब हो जाता है, जबकि सेबेस्टियन अपना चेहरा पोंछता है और सोचता है कि ये बहुत हल्का है। ये कहते हुए कि क्या ये उसकी असली ताकत है, वो उसके खिलाफ कभी नहीं जीत सकता। लड़ाई के बीच में अपना बंदा सेबेस्टियन से पूछता है कि वो इतना क्यों बोलता है, और अनुमान लगाता है कि वो इस समय तक जीत रहा है क्योंकि वो अपना मुंह चलाता रहता है।